अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपकी क्लास लेने वाले हम ये एक तरीके से देखा जाए तो ऐतिहासिक क्लास है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा सेशन है नहीं जहां पर सिर्फ एक सेशन के अंदर आपको सुपर टेट के लिए 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी करा दी जाए। इस क्लास में हम जीवन कौशल के 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराएंगे और यकीन मानिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में अब ज़्यादा समय है नहीं, तो अपनी तैयारी करते चलिए। सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये जीवन कौशल की जो क्लास है यहीं से 10 नंबर आपको मिलेंगे। क्लास को कंप्लीट करिए और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लीजिए। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उनको इसकी पीडीएफ पहले ही मिल चुकी है, तो वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। और एक चीज और बता देते हैं, हो सकता है ये क्लास आगे प्राइवेट कर दी जाए, मतलब ये जो अभी पब्लिक करी गई है आप सब लोगों के लिए ये प्राइवेट की जा सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप इस क्लास तक पहुंच गए हैं तो एक ही बार में अपना नोट्स बना लें और कंप्लीट देख लें। हो सकता एक बार में ना देख पाए तो एक दिन में 2 दिन में खत्म कर लें, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आपके जो सुपर टेट का एग्जाम है इसी तरीके से आ जाएंगे। हम पिछले 4 दिनों से दिन रात मेहनत करके इसको ये जो अध्ययन सामग्री है इसको तैयार किया है और टोटल 46 पेज हैं। यहाँ से आपका जीवन कौशल का कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम शिक्षण कौशल की एक क्लास लेंगे और इसी तरीके से सीडीपी की एक क्लास लेंगे। मतलब 3 से 4 क्लास में आपका ऐसे समझ लीजिए जो सुपर टेट के लिए 30 नंबर का मटेरियल है। देखो 10 नंबर का आपका जीवन कौशल आता है, पता ही है। 10 का आपका जीवन कौशल हो गया और इसके साथ साथ 10 नंबर का सुपर टेट में आपका आता है शिक्षण कौशल। ओके, 10 नंबर का शिक्षण कौशल हो गया और 10 नंबर का आता है बाल विकास यानी सीडीपी। अब एक चीज देखना, जीवन कौशल में आपके कुल 6 चैप्टर हैं, शिक्षण कौशल में करीब 8 चैप्टर बैठते हैं और बाल विकास में भी सिर्फ 6 चैप्टर ही हैं। तो ये आपके 6 दूनी 12 और 8 20 चैप्टर हैं टोटल। तो ये सिर्फ 3 से 4 क्लास में हम कंप्लीट सुपर टेट का करा देंगे आपका मटेरियल। ये 46 पेज की जो पीडीएफ हमने ये जो नोट्स बनाया 46 पेज का, देखो इतना साफ लिखा है कि आप देखते ही याद हो जाएगा है। कंप्यूटर की पीडीएफ अगर टाइप होती है तो वो याद भी नहीं होती है, लेकिन ये ऐसे याद हो जाएगा। आप मतलब ऐसा नोट्स है बेसिकली देखने को मिलता नहीं है, इतने बढ़िया राइटिंग में हमने लिखा। तो ये 20 क्लास में आपका 30 नंबर का तैयार करा देंगे। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उनको बता देना चाहता हूँ कि अद्विक क्लासेज मैनपुरी के पास सुपर टेट का अभी एक बैच चल रहा है जो सिर्फ अभी मात्र 500 रुपये में अवेलेबल है, जिसका प्राइस आगे 1000 यकीनन हो जाएगा। और ये 500 इसलिए रखा क्योंकि अभी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी सही नहीं है वो अभी ले ले, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई की जा रही है कि यहाँ आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि हम मेहनत करने पे विश्वास करते हैं और मेहनत आपको करके देते हैं। इस तरीके की हम चार्ट भी बनाते हैं, देख सकते हो ये जो चार्ट है बड़ा सा ऐसे। यूपी टेट के दौरान हमने सिर्फ 15 दिनों में ऐसे 30 चार्ट प्रोवाइड कराए थे, तो बच्चों के संस्कृत की एक क्लास से 23-24 तक क्वेश्चन आए इस तरीके से। देखो ये चार्ट होते हैं हमारे। तो इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई खुद से करेगा, बाकी टाइप राइटर से टाइप कोई कितना भी करवा ले तो वहाँ से वो चीज़ आती नहीं है। हम खुद ही मेहनत करते हैं। और जो बच्चे पहली बार आए उनको बता भी देना चाहता हूँ कि हमने विभिन्न एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। ये देखिए, ये सीटेट का एग्जाम है जहाँ ये रीट का एग्जाम है जहाँ पर 150 में से 127 नंबर आए हैं हमारे रीट में। और ये यूपी टेट का है जहाँ पर 116 नंबर आए हैं प्राइमरी में, और ये अभी का नहीं 2021 का है, मतलब 5 से 6 साल पुराना करीब। और ये सीटेट का है जहाँ पे 120 नंबर आए हैं। ये एमपी टेट है 108 नंबर, और इस तरीके से ये सभी एग्जाम के मार्कशीट हैं जो हमने क्वालिफाई करे हैं। तो इसी के अनुभव पे पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल डाउट मत लीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक चीज़ें मिलने वाली हैं और यहीं से आपका आएगा। तो हम बता देते हैं जो सुपर टेट का बैच है मात्र 500 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता देते हैं। इस तरीके से हम जो भी चार्ट नोट बनाएंगे आपके सुपर टेट के लिए वो बहुत सारे मिलने वाले हैं। ये सब चार्ट नोट देखो, ये सब चार्ट नोट बने हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास नोट्स भी हैं, हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सुपर टेट के, इनकी पीडीएफ भी हम देंगे। जैसे ये सीडीपी का है, देख सकते हो, और ये भी एक हमारा सीडीपी का ही है। और ये अभी के नहीं है, 2019 के 19-20 में मैं तैयारी करता था, 21 में उस टाइम के। ये कंप्लीट साइंस है, यहाँ से साइंस बाहर जाने वाला नहीं है। और ये शिक्षण कौशल का कंप्लीट नोट्स है, देख सकते हो हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और जो भी क्लासेज वीडियो क्लासेज वो भी हम देने वाले हैं। नंबर है सिर्फ 8077335992। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मात्र 500 रुपये में आपको सुपर टेट का बैच मिल जाएगा। नोट्स तुरंत भेज दिए जाएंगे और जैसे जैसे सामग्री आपकी तैयार होती चलेगी वो भेजते रहेंगे। और ऐसा जो नोट्स मिलेगा ना, ये यकीन मानो आप देखते ही याद कर लोगे।
चलिए हम अपनी इस ऐतिहासिक क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें ली हैं और डिटेल में थोड़ा पढ़ना अच्छा भी रहता है। देखो अभी हम चाहते तो छोड़ते छोड़ते बढ़ जाते, लेकिन जैसे ये मोटिवेशन चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यहाँ पे हमने सभी सिद्धांत ले लिए, सभी। देखो कितना बड़ा हमने लिखा मोटिवेशन को, लिखने को लोग 3 से 4 पेज में ख़त्म कर देते हैं, इतना हमने लिखा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यही बहुत है। चलिए हम बिल्कुल भी ज़्यादा समय आपका खराब वैसे भी नहीं करते, टू द पॉइंट स्टडी पे बात करते हैं। अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। अब हम अपना जो चैप्टर है, पहला चैप्टर होता है हमारे जीवन कौशल। तो जीवन कौशल से शुरू करेंगे। और इस जो आपका जीवन कौशल सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर 6 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर होता है जीवन कौशल, बता देते हैं हम। देखो सब चीज़ें याद करनी चाहिए आपको, हमें तो सिलेबस भी याद है। जीवन कौशल है पहला। फिर दूसरा चैप्टर है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, इस तरीके से। और जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका अभिप्रेरणा, कुछ लोग इसे प्रेरणा भी बोलते हैं, मोटिवेशन वाला चैप्टर है तीसरा। ओके। और चौथा जो चैप्टर है वो है आपकी शिक्षक की भूमिका, क्या, शिक्षक की भूमिका। और जो 5वां चैप्टर है वो देखो, 6वां तो दंड एवं पुरस्कार है, दंड एवं पुरस्कार, हाँ 5वां याद आ गया। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य है, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, इस तरीके से ये है आपका 6 चैप्टर इसमें है। और इसी तरीके से बाल विकास में भी 6 चैप्टर हैं। एक है व्यक्तिगत विभिन्नता, एक है अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण, और एक है आवश्यकता की पहचान, और चौथा जो है वो सिद्धांत हैं, जो भी आपके CDP के सिद्धांत हैं, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं। और एक है आपका दिव्यांग छात्रों के लिए, ठीक है। और एक और वो याद नहीं आ रहा। तो बाल विकास में भी 6 हैं और जीवन कौशल में भी 6 हैं, और शिक्षण कौशल थोड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी करा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज में करा देते हैं। बाकी पढ़ाने वाले 8-8 6-6 महीने पढ़ाते रहते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना होता है, जो चीज़ें आती हैं वही पढ़नी होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। जीवन कौशल, सबसे पहला जो चैप्टर है ना, उसका नाम ही है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल सब्जेक्ट भी है और जीवन कौशल पहला चैप्टर भी है। अब देखो कौशल मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देती हूँ। जैसे हम पानी में तैर लेते हैं तो ये एक हमारा कौशल है, हम बाइक चला लेते हैं ये भी एक हमारा कौशल है समझ में। और इसके अलावा हम कार चला लेते हैं, ये भी एक कौशल है। ओके। और जैसे हम मान लो कोई चीज़ की सेल्स कर लेते हैं, ये भी एक कौशल ही होगा, हैं। तो इस तरीके से कौशल होते हैं। जीवन कौशल मतलब ऐसे कौशल जो जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें जीवन कौशल कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे 1-2 परिभाषाएं नहीं, हम 3-3 परिभाषाएं लेते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाए आपको, और जब समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे एग्जाम में। अगर चाहते तो इतने ही ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक क्लास के बाद दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाएंगे। तो एक तरीके से ये पापा वीडियो समझ लो आप, जीवन कौशल का मैराथन या पापा वीडियो कुछ भी समझ लो। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। तो व्यक्ति की जो रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां सामने आती हैं उसको, और व्यक्ति की जो मांगे हैं उनको पूरा करने में कौन मदद करता है? जीवन कौशल मदद करता है। ये डेफिनेशन है पहली। तो आगे देखते हैं। जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं, जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना, प्रभावी विश्लेषण, रचनात्मक सोच आदि को परिपक्व करने में मदद करती हैं। यानी जीवन कौशल ऐसी योग्यताएं हैं, एबिलिटी हैं जो व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता, मतलब निर्णय लेना तो बहुत जरूरी है ना, निर्णय कैसे लोगे, कब क्या करना हमें, तो निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना, जो भावनाएं हैं व्यक्ति की उनमें संतुलन होना बहुत जरूरी है, विश्लेषण, कैसा, प्रभावी विश्लेषण, रचनात्मक सोच आदि को क्या करती हैं? परिपक्व करने में मदद करती हैं, मतलब मैच्योर करने में मदद करती हैं। आगे देखते हैं। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला ही जीवन कौशल कहलाती है। मतलब उचित निर्णय लेना हमें आता हो और भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आता हो, तो ये जो कला यही जीवन कौशल है। ये 3 डेफिनेशन है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल की कुछ परिभाषाएं हैं। क्या है? जीवन कौशल, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल की ये परिभाषा पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यहाँ से आपको ये अपना एक टैग वर्ड निकाल लीजिए जिससे याद कर लीजिए, यही WHO की परिभाषा है। जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वह क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में सहायता करती हैं। मतलब जीवन कौशल ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन की मांग, जो भी मांग है,
जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो कुछ भी घर मकान और गाड़ी घोड़ा ये सब मांगे, और जो भी चुनौतियां उसके सामने आ रही उनसे निपटने में सहायता करे, यही जीवन कौशल है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। आगे देखते हैं यूनिसेफ क्या कहता है। जीवन कौशल वह क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति व्यवहार परिवर्तन के द्वारा अपने जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल में संतुलन स्थापित करता है। तो यूनिसेफ क्या कह रहा है कि जीवन कौशल के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्र, कौन से, ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल, इन तीनों में संतुलन स्थापित करता है, यही जीवन कौशल है। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन कौशल 10 प्रकार के बताए। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। WHO के अनुसार जीवन कौशल कितने, 10 हैं। 10 कौन कौन से, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, समानुभूति, भावुकता पर नियंत्रण, संबंधों का प्रबंधन, उचित निर्णय लेना, समालोचनात्मक सोच, उचित संप्रेषण, तनाव का सामना और स्वजागरूकता। ये 10 जीवन कौशल हैं WHO के अनुसार। अब हम इन पे बात करेंगे, इनको कंप्लीट अभी आपको समझा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको जीवन जीना है देखो, तो आपको समस्याओं का समाधान करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास समस्याएं आती हैं। अगर समस्याओं का समाधान करने की आपके पास एबिलिटी है तो ऐसे समझ लो आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, फिर वो अंत में हार के या तो सुसाइड कर लेते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉब्लम्स से डील करना आता तो आप कभी भी सुसाइड वगैरह का विचार नहीं लाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे जो पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं और वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, इसलिए कर लेते हैं। ओके, दूसरा जो जीवन कौशल है, रचनात्मक सोच। ऐसी सोच जो लीक से हटकर हो, हैं, जैसे सब लोग सोच रहे हैं तो उससे हटकर हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ भी ऐसा काम जो सब कर रहे हैं, जैसे मान लो सभी लोग किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हो, लेकिन आप सोचो कि क्या ये सही कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग व्रत कर रहे हैं, तो अब लीक से हटके सोचो कि व्रत क्यों कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे या फिर कुछ और बेनिफिट है, तो कुछ लीक से हटके सोचो, नया सोचो, यही होती है रचनात्मक सोच। तीसरा देखते हैं समानुभूति। तो समानुभूति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति परेशानी में फंसा है तो उसकी जगह पे खुद को रख के सोचो तो आप उसकी परेशानी समझ सकते हो। आइए समझ में, जैसे किसी व्यक्ति के घर पे कोई खत्म हो गया तो आप ऐसे ही देखोगे तो आप उसकी परेशानी नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर आप उसकी जगह पे रखो खुद को कि जैसे उसके पिताजी खत्म हो गए, अगर मेरे पिताजी हो जाते, खैर भगवान ना करे ऐसा हो, हैं, बस एक हम आपको उदाहरण दे रहे, तो अगर हो जाते मेरे पिताजी तो भाई कितना बुरा होता, मैं कितना रोता, कितना मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। तो यही होती है समानुभूति, मतलब जैसे कोई परेशानी में उसकी जगह खुद को रख के सोचो कि इतनी परेशानी है, तो यही समानुभूति होती है। समानुभूति 2 शब्दों से मिलकर बना, समान और अनुभूति, मतलब उसके समान अनुभूति। एक सहानुभूति होता है, वो अलग होता है, सहानुभूति मत समझना, ये समानुभूति कौशल के अंतर्गत आता है। सहानुभूति अगर आ जाए तो वो हटा देना। अगला है भावुकता पर नियंत्रण। मतलब भावुकता ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप भावुक हो जाएं, भावुकता में जो निर्णय लिए जाते हैं वो अक्सर गलत हो जाते हैं, तो कभी भी आप भावुकता में निर्णय मत लेना। अगला है संबंधों का प्रबंधन। मतलब आपके जो भी संबंध हैं माता जी के, पत्नी के साथ, घर परिवार के, दोस्तों के, पड़ोसियों के साथ, उनको आपको निभाना आना चाहिए। हैं, दोस्त के साथ आप दोस्त की तरह बात करोगे, पत्नी के पास पत्नी की तरीके से करोगे, माता से माता की तरह करोगे, तो ये संबंधों का प्रबंधन कहलाता है। अगर आप दोस्त जैसे बात करते हो और अपने पिताजी से करने की कोशिश करोगे तो ये फिर आपको गलत पड़ जाएगा, फिर आपको चप्पल पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेंगे। तो ये चीज़ें, संबंधों का प्रबंधन आना चाहिए आपको। कौन कहाँ पे संबंध हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जैसा उसके साथ व्यवहार करना, यही संबंधों का प्रबंधन होता है। पड़ोसी है तो पड़ोसी की तरह करो, और घर पे घर के सदस्यों की तरह करो, दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह करो, इस तरीके से। ससुराल में जाओ तो वहाँ अलग तरीके से करना है, अपने घर पे अलग तरीके से, यही होता है संबंधों का प्रबंधन। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्लास करते करते आपका जीवन कौशल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती है और रिकॉर्डेड हम क्लास देते हैं। और यकीन मानो आपकी सुपर टेट की तैयारी सबसे पहले होगी, किसी भी आप बैच से कंपेयर कर लेना, आपकी सुपर टेट की तैयारी होगी, और इतने प्रभावी तरीके से कोई नहीं कराएगा जितने हम करा रहे, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। हम सुबह 5 बजे से आपके क्लास में आ जाते हैं और फिर रात को 10 से 11, 12 बजे, कभी कभी जब क्लास बनाते हैं तो रात को 1:30, 2 भी बज जाते हैं। और ये बच्चे वो जानते, जब हम यूपी टेट पढ़ा रहे थे, सिर्फ 15 दिनों में हमारे पास ऐसे हजारों मैसेज आ गए कि सर आपने पढ़ाया, हमारा बहुत भला हो गया। हम मानते हैं यूपी टेट की प्रकृति थोड़ी सी अलग थी, नेचर अलग था, तो उतने क्वेश्चन नहीं फंसे जितने मैं बता रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतना तो आ ही जाता, आप पास हो जाओ।
और कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, पढ़ के नहीं जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप उतने अच्छे से एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे हैं। तो पढ़ा हुआ कभी भी आपको नुकसान नहीं देता, यकीन मानो। अगर अभी आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो सुपर टेट में आगे रहोगे, बाकी जो 2 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वो 2 महीने पीछे ही रहेंगे। इतना कंपटीशन है सुपर टेट में इस बार, वो आप ही देखना कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो ये है कि हमारा टाइम खराब करने का आपका बिल्कुल मकसद नहीं है। और ये आज हमने 10 क्वेश्चन करा दिए, 10 नंबर कंप्लीट करा दिया। अब हम आपकी सीडीपी या शिक्षण कौशल में से एक करा देंगे और कुछ दिन बाद हम सीडीपी भी करा देंगे, 30 नंबर हो जाएगा। करंट अफेयर की सिर्फ 2 क्लासेज लेंगे 500 क्वेश्चन की, वहां से 30 नंबर का करंट अफेयर आपका बाहर नहीं जाएगा। पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ने पे आ जाओ तो यकीन मानो 50 क्लास में सुपर टेट बहुत अच्छा तैयार कर लोगे। और ना पढ़ने वाले 1500 क्लास, हमने कई कोचिंग ऐसे देखे, बड़े बड़े नामी ग्रामी कोचिंग है जो क्या करे, सुपर टेट की 1500 क्लास है भाई। उसमें एक मैं कल देख रहा था यूट्यूब पे, बीओडी बैच है, तो भाई साहब कह रहे थे 1500 क्लास। अब ये बताओ 1500 क्लास, समझ रहे हो, 1500 क्लास बच्चा कैसे देख पाएगा। ये जो पेड स्टूडेंट है ना, बड़ी बड़ी कोचिंग के पास जाते हैं, बहुत बहुत मटेरियल करा देते हैं, इतना करा देते हैं आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता भाई, लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो। हाँ, चलो आगे देखते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है। कई लोग व्यूज़ की तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। कोई कह रहे नॉर्मलाइजेशन होगा यूट्यूब पे, नहीं होगा, यूपी टेट में होगा, ये वो अच्छे व्यू आ रहे हैं 1-1 लाख, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ पढ़ाई का काम है और पढ़ाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बहलाएं फुसलाएं या अलग तरीके से आपको मार्ग से मिसलीड करें। हमारा यूपी टेट खत्म हुआ, हम सुपर टेट की तैयारी पे आ गए, और सुपर टेट के बाद हम सी टेट की तैयारी भी आपकी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपका टाइम पास करें, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, जूनियर की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, 80,000 पद आएंगे, 1 लाख पद आएंगे, ऐसे क्या मतलब है भाई। कोई नहीं बता सकता सही कि पद 11,000 आएंगे या 80,000 आएंगे। मैं तो साफ साफ कहता हूं, कितना मैं कड़वा बोलता हूं, मैं इतना कड़वा बोलता हूं, हो सकता है कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आए ही ना, हो सकता है कि ना आए। ऐसा भी हो सकता 11,508 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता 80,000 आ जाए। तो मैं क्यों आपसे ये कहूं कि 80,000 आएंगे, हमारा बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, हम कहते ही नहीं है। जो बच्चे समझदार हैं वो हमारे पास आ चुके हैं पढ़ने के लिए, और बहुत बच्चों का एडमिशन हमारे पास हो गया, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमें यही है कि तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो वो यूपी पीईटी के लिए काम में आएगी, या किसी दूसरे मतलब जो एग्जाम होगा उसमें काम में आएगी, या सुपर टेट थोड़ा लेट हुआ तो काम आ जाएगी, बहुत अच्छा। बाकी 11,508 पद तो फाइनल ही है, और आगे कितने आएंगे वो देखते हैं। हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं, हम फालतू वीडियो बनाएं। बस ये है कि ये व्हाट्सअप नंबर है, अभी कोर्स आपका 500 में है, और पूरी तरीके से ईमानदारी से हम काम कराते हैं। कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 8077335992 ये नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे टाइम ज़्यादा खराब करना मत, किताबों से पढ़ना, आप सब लोगों के लिए ये एडवाइस रहेगी। जो अगला जीवन कौशल है, जो देखो इधर के तो हमने 5 कर लिए, अब इधर देखते हैं। उचित निर्णय लेना। तो व्यक्ति को एक उचित निर्णय लेना आना चाहिए, जो सेंसिबल डिसीजन है। जैसे समस्या समाधान, ऐसे उचित निर्णय लेना कि हमें किसका कोर्स लेना, कौन हमें सही पढ़ाएगा, कौन हमारे साथ मिसलीड करेगा। बहुत से होते हैं ना कि कोर्स बेच देते हैं, फिर सो जाते हैं, 1-2 क्लास चलाते हैं, फिर एंड में आएंगे तब 15 घंटे पढ़ाएंगे, 18 घंटे क्लास लेंगे। अरे बच्चा ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ेगा, जब पेपर के 15 दिन बचते हैं तब आप 15-15 घंटे क्लास ले रहे। तो यही उचित निर्णय लेना होता कि हमें किसका कोर्स लेना, कहाँ से पढ़ना, हमें सेल्फ स्टडी से पढ़ना या किसी द्वारा पढ़ना। समालोचनात्मक सोच, ये वो सोच होती है, इसका समालोचनात्मक नाम है, और इसका एक और नाम है क्या, समीक्षात्मक सोच। समीक्षात्मक सोच, इसमें ये करता व्यक्ति कि किसी भी चीज के गुण और दोष दोनों को परखता है। ये नहीं कि अगर मान लो किसी लड़के की शादी किसी लड़की से हो रही तो वो सिर्फ गुड़ देखे, अरे भाई दोष भी तो देख लो कुछ अगर है। लेकिन शुरू में लोग वो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर बाद में परेशानी आती है। हाँ, तो कोई चीज़ है तो गुड़ भी देखो, दोष भी देखो। किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हो तो उसकी अगर कुछ अच्छाइयाँ नेता बता रहे हैं तो वहाँ पे कुछ उनकी बैड क्वालिटी जो हैं, अवगुण जो हैं, दोष है, उनको भी देखो। ऐसा नहीं किसी चीज़ में सिर्फ गुड़ ही गुड़ हो। तो ये दोनों चीज़ों के आधार पर जब निर्णय लिया जाता है, ये होता है आपका आलोचनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच। उचित संप्रेषण। संप्रेषण तो आपने डीएलएड बीएड में पढ़ाई होगा, जिसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण है, और एक आपका सांकेतिक संप्रेषण भी होता। तो इसमें ये होता उचित संप्रेषण में कि आपको किसी से भी बात करनी है, सब चीजें स्थिति को ध्यान में देखते हुए करो। किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, क्या परिस्थितियां। मान लो किसी के यहाँ शोक सभा में गए, आप हंसते हुए तो नहीं जाओगे, जोर जोर से तो बात नहीं करोगे। ये होता उचित संप्रेषण। ऐसे बात करना कि किसी भी व्यक्ति को बुरा ना लग जाए, आपके संबंध भी बने रहे, किसी को बहुत ज्यादा गिलानी ना हो जाए, आपकी बातों से प्रभावित होकर कोई कुछ अपना गलत ना उल्टा सीधा ना कर बैठे। यही होता है उचित संप्रेषण।
आगे देखते हैं तनाव का सामना। तो तनाव का सामना करना आपको आना ही चाहिए, परेशानियां सबके पास आती हैं, तनाव सबके साथ होता है, तो इसका जो आप फेस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक होता है स्व जागरूकता। ये तो भाई यही चीज़ है कि हम कितने जागरूक हैं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट हमें दे रही है, क्या नहीं दे रही है, और अपने भले के लिए काम करना है, ये सब चीज़ें स्व जागरूकता को होती हैं। तो ये 10 जीवन कौशल हमने बताए डिटेल में, अब आप भूलोगे नहीं। आगे करते हैं, क्योंकि ये हमने डिटेल में इसलिए बताई, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि समालोचनात्मक सोच होती क्या है, और भावुकता पर नियंत्रण ये होता क्या, समानुभूति होती क्या, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। शिक्षक हेतु जीवन कौशल की उपयोगिता। देखो जो जीवन कौशल है ना, ये शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही है। आधुनिक समय में अध्यापन कार्य करना एक व्यवसाय है। अध्यापन तो देखो व्यवसाय है ही। तो इस व्यवसाय में शिक्षक का आचरण, शिक्षक की नीति, शिक्षक का स्वभाव, शिक्षक का रवैया, शिक्षक की सोच, अपने व्यवसाय को लेकर किस तरह का सम्मान उसकी नजर में होना चाहिए, ये हमें जीवन कौशल ही सिखाता है। हम जीवन कौशल पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षक बनोगे इसलिए आप जीवन कौशल पढ़ रहे हो। तो इस जीवन कौशल हमें क्या सिखाता कि आपका एज ए टीचर आपका जो बिहेवियर है, आचरण कैसा होना चाहिए, आपकी नीतियां, आपका जो नेचर है ये कैसा होना चाहिए, रवैया, थिंकिंग मतलब सोच कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें जीवन कौशल ही सिखाएगा आपको। देखो आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक चीज बताऊं, आपने यूपी टेट या फिर अभी प्राइमरी की वैकेंसी आई तो मैं डीएलएड की बात करता हूँ, बीएड की नहीं करता हूँ। डीएलएड में आपने बाल विकास पढ़ा। क्या बाल विकास मतलब किस तरीके से बालक बड़ा होता है, बालक का विकास किस तरीके से होता है, बालक किस तरीके से सीखता है, उसकी रुचियाँ, आवश्यकताएं, इच्छाएं, ये सब चीज़ें आपने यूपी टेट और डीएलएड में पढ़ा। अब आप सुपर टेट में पता क्या कुछ नया पढ़ रहे हो। ऐसा है, देखो पहली बात, सुपर टेट की जो बाल विकास है ये अलग होती है, यूपी टेट की सेम नहीं है। तो सुपर टेट में अब आप क्या पढ़ रहे हो, बाल विकास तो यूपी टेट और यहीं पढ़ाई, हालांकि हल्का सा बाल विकास पढ़ोगे, सिर्फ 6 टॉपिक। तो सुपर टेट में बाल विकास 6 टॉपिक और शिक्षण कौशल क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि बालक को तो आप जान गए बाल विकास में, अब शिक्षण करने की कला भी तो आपकी आनी चाहिए। शिक्षण करने के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण की विधियां क्या है, ये सब चीजें मतलब आप कैसे अपना काम करोगे, तो ये भी पढ़ोगे आप शिक्षण कौशल। इसके साथ आप जीवन कौशल पढ़ोगे। जीवन कौशल का मतलब क्या है, देखो अब मैं बता ही देता हूँ। बालक को आप जान गए, अपना आप अध्यापन कार्य करना सीख गए। अब कुछ समस्याएं आपको फेस हो रही हैं या फिर बालक को फेस हो रही हैं, तो बालक उन समस्याओं का कैसे सामना करेगा, कैसे डील करेगा, ये सब चीजें आपका ही काम तो है बालक को सिखाना है। तो इसलिए जीवन कौशल पढ़ते हैं, ये 3 चीजें पढ़ते हैं सुपर टेट में। देखो कितने अच्छे सिलेबस डिजाइन, पहले बालक को सीखे, फिर अपना शिक्षण कार्य करना सीखा, फिर बालक के सामने जो भी समस्याएं आई जीवन में तो वो सब हमने यहाँ पे जीवन कौशल में सिखा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। जीवन कौशल विद्यार्थी व शिक्षकों दोनों हेतु ही बनाया गया है। क्यों, दोनों के लिए बनाया गया, शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए भी। दोनों ही लोग इसमें रोजमर्रा से संबंधित समस्याएं प्रभावपूर्ण तरीके से सुलझाना सीखते हैं। ओके, शिक्षक को अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि वह बालकों के लिए रोल मॉडल बन जाए, मतलब उनका आदर्श बन जाए, ठीक है, आइडियल बन जाए। शिक्षक इतना नीतिवान व आचरणवान व्यवहार करेगा कि उसके छात्र भी सकारात्मक व्यवहार सीख सकें। सही बात है, अगर शिक्षक ही क्लास में बैठ के गुटखा खाएगा तो बच्चे भी सीखेंगे हैं? और शिक्षक गंभीर है, शिक्षक थोड़ा बढ़िया तरीके से है तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए शिक्षक को बहुत नीतिवान आचरणवान होना चाहिए। आप सब लोग भावी शिक्षक हैं, आप सब लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप शिक्षक के रूप में कार्य करने जाएँ तो अपना आचरण, स्वभाव, नीतियाँ, चाल चलन बहुत ही आदर्श रखना, क्योंकि आपका प्रभाव ही बच्चों पर पड़ेगा। अब देखो कुछ बुनियादी जीवन कौशल क्या क्या है। यही समस्या को सुलझाना, मैंने अभी बताया था कि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती हैं, तो समस्या समाधान की योग्यता व्यक्ति में जरूर होनी चाहिए। और ये चीज़ याद करो, समस्या का समाधान और निर्णय लेना दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। समस्या का समाधान और निर्णय लेना दोनों क्या चलती हैं, साथ साथ। आगे देखते हैं, विश्लेषणात्मक सोच, ये वही है समालोचनात्मक सोच, इसे समीक्षात्मक सोच भी कहते हैं। कहा इसे समालोचनात्मक सोच भी कहा जाता है। क्या सही है व क्या गलत है, ये निर्णय लेना जरूरी होता है। निष्पक्ष सोच रखते हुए, मतलब कैसी सोच, निष्पक्ष, गुण व दोष दोनों पर विचार करना ही समालोचनात्मक सोच कहलाती है। समदर्शी व खुले विचार रखना भी इसी का हिस्सा होता है। तो गुण और दोष दोनों पे चर्चा करो, किसी भी व्यक्ति में ना तो सिर्फ गुण देखो ना ही सिर्फ दोष देखो। उचित निर्णय लेना, ये तो वो अभी बता ही चुके कि निर्णय भावुक होकर नहीं बल्कि शांति से सोच समझ कर लेना चाहिए। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों की हानि ना हो। निर्णय से जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अगला देखते हैं, उचित संप्रेषण, ये तो बताया ही था कि दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना बातचीत करना और सही भाषा का चयन करना, यही उचित संप्रेषण होता। तनाव का सामना क्या, तनाव का सामना कैसे होगा, नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोच रखें, खुश व संतुष्ट रहें और चिंतन करने का प्रयास करें। आगे देखते हैं,
भावुकता अथवा भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, तो जीवन के महत्वपूर्ण नीतियों में भावुकता का परिचय ना दें बल्कि वास्तविकता को वरीयता दें, वास्तविकता को। जीवन कौशल की अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर चालू होगा। जीवन कौशल की कौन सी विशेषता मानव के स्वयं के तनाव और परेशानी को दूर करने के साथ साथ दूसरों की समस्या को भी समझने में मदद करती है, तो ये होता है आत्म जागरूकता है। दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी राय व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है, तो ये प्रभावी संप्रेषण कहलाती है। मैंने अभी बताया भी था कि किसी व्यक्ति को आहत नहीं करना है, तो ये प्रभावी संप्रेषण है। समानुभूति का क्या अर्थ है, तो मैंने बताया क्या, दूसरे व्यक्तियों की अनुभूति व परेशानियों को समझना, ये समानुभूति है। वह जीवन कौशल जिसमें व्यक्ति दूसरों की स्थिति में उनकी परेशानियां समझता, तो ये समानुभूति होता। आगे देखते हैं। जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, तो जीवन कौशल शिक्षा डर, गुस्सा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, इन सब भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान की जाती है, तो ये डेल्फी विधि द्वारा की जाती है। याद कर लो ऐसा ही कि जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान डेल्फी विधि के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है, व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु, व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु। निर्णय लेते समय दूर रहना चाहिए, किससे, भावुकता से, है, भावुकता से दूर रहना चाहिए। समानुभूति का अर्थ क्या है, इसमें दूसरों की परेशानियों को समझा जाता है, यही समानुभूति है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें तो हर किसी को साथ लेके चलना। कई बच्चे पेड कोर्स ले चुके हैं और कई आगे ले लेंगे, क्योंकि ऐसा जो नोट्स है शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, ले लो। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। 5 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखो, सुपर टेट की वैकेंसी बहुत साल बाद आ रही है, आप कहीं गलत मत फंस जाना, किसी भी दूसरे व्यक्ति पर कंप्लीटली ब्लाइंडली भरोसा मत करना दोस्तों। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप जितने हाथ पर खुद मार लोगे, इतना कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। मेरा यकीन मानो, मैं खुद भी कहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं अपना पूरा मेहनत करूंगा, मैं तो दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग तो हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं ना, हैं। और यही कहेंगे कि टाइम वेस्ट मत करना। ये क्लास जिसको मिल रही है ऐसा समझ लो वो बहुत लकी है, ये जिसके पास चैनल पहुंच गया बहुत लकी है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी मेहनत करा देते हैं, इतनी मेहनत खुद कर लेते हैं कि रात में हम 2 घंटे भले ही सो पाएं, लेकिन हमारे बच्चे पास हो जाएं। यूपी टेट में हमने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया, और बहुत बच्चे आके ऐसे हैं कि सर आपने कहा इसलिए हमने एग्जाम दिया, नहीं तो मैं नहीं दे रही थी। और 130 135 बहुत बच्चों का आए। और मैं अब कम्युनिटी पोस्ट में अपने सब स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मानते भी नहीं है। सभी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। और एक चीज, यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप उस पर नजर रखिए। और यहीं से आपको सुपर टेट के लिए बहुत नंबर के ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में हम 10-10 क्वेश्चन करके पोस्ट करते हैं, आप देख लेना। हिंदी के CDP के कर भी रखते हैं वहां से। और ये सब चीजें अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी सब्सक्राइब कर लो। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर मैंने बताया था व्यवसायिक आचरण एवं नीति। ये सभी चैप्टर लिखे, पहला जीवन कौशल, फिर व्यवसायिक आचरण नीति, तीसरा मोटिवेशन और प्रेरणा। और मोटिवेशन तीसरा जो चैप्टर है, यहाँ से यकीन मानो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाएंगे। शिक्षक की भूमिका, समाधान, मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार। इस क्लास के बाद आपको कोई दूसरी क्लास नहीं करनी। शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। नंबर डाल देते हैं। व्यवसायिक आचरण एवं नीति। व्यवसाय क्या, सरल शब्दों में व्यवसाय का अर्थ होता है कोई भी कार्य जिसके द्वारा हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। जीविकोपार्जन समझते हो, जीविका चला सकें, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की, घर मकान, ये सब चीजें बना सकें, तो यही जीविकोपार्जन है। तो व्यवसाय का अर्थ क्या, सरल शब्दों में व्यवसाय का अर्थ होता है कोई भी कार्य जिसके द्वारा हम अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। अर्थात दूसरी परिभाषा देखो, कोई भी वह कार्य जिसके करने के लिए हमें खुद विशिष्ट कौशलों के ज्ञान, मतलब जिसको करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कौशलों के ज्ञान व तैयारी की आवश्यकता होती है, और वह हमारे जीविकोपार्जन का साधन बनता है, व्यवसाय कहलाता है। आगे देखते हैं। अब व्यवसायिक आचरण एवं नीति देख लेते हैं। व्यवसायिक आचरण से संबंध व्यवसाय करने से जुड़े नैतिक मूल्यों से। कैसे, नैतिक मूल्यों से। जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें नैतिक मूल्य बहुत जरूरी होते हैं। कोई हम गलत वस्तु किसी को ना दे दें, अच्छी वस्तु दें, ये नैतिकता है। और इसके साथ अगर हमने कहीं फैक्ट्री लगाई है तो उसका अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे। गंदा जो केमिकल युक्त पानी है वो ऐसे ही इधर उधर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे छोड़ देंगे तो उसे जानवर पिएंगे, पेड़ पशु पक्षी पिएंगे और फिर वो मर जाएंगे, हैं। तो यही नैतिकता होती है। हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ दें, अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करें, और जो प्रोडक्ट है उसकी रियलिटी बताएं, यही नैतिकता होती है। समझ में आया। जैसे बहुत टीचर आजकल कर भी क्या रहे, बताते कुछ हैं और पढ़ाते कुछ हैं। अब पहले कुछ टीचर दिखाएंगे, बाद में बैच में टीचर चेंज कर देंगे। ये व्यवसायिक नैतिकता तो नहीं है दोस्तों, हैं, नहीं है। तो नैतिकता यही होती है कि व्यवसायिक जो मूल्य है
उनमें ऐसी चीजें करो, नैतिक मूल्यों को बना के रखो, यही व्यवसाय का आचरण है। आगे देखते हैं, हम आपको बहुत समझाते भी हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना समझाते भी हैं कि अपनी आंखें खोलो, दुनिया लूटने में लगी है, दुनिया बहुत गलत हो चुकी है, आप गलत मत रहो। आपके सामने बहुत परेशानियां हैं, 8 साल बाद शिक्षक भर्ती आ रही है और वो भी अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो मैं मानता भी नहीं है। बस ये कि हम पढ़ाई करेंगे, क्यों? क्योंकि जब आएगी तो 15 दिन में तो सुपर टेट नहीं होगा, वो तो 4 महीने 3 महीने में ही होगा। तो इसलिए हम आपको कर रहे, तैयारी कर लो। और ये जो है ना, आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। मानव जीवन का आधार व्यवसाय है, ये याद करो, मानव जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय है। व्यवसायिक नैतिकता पर चर्चा 1980 और 90 के दौर में शुरू हुई। 1980 और 90 के दौर में शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है, याद करो। व्यवसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत न होने वाले एकमात्र अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन है, जिन्हें 1976 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखो, ये 1976 में एक जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, उसका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये मिल्टन फ्रीडमैन क्या कह रहा है पता है? कि व्यवसायिक नैतिकता अच्छी चीज नहीं है। अरे भाई, अच्छी चीज क्यों नहीं है? क्या किसी को लूट लोगे हैं? क्या किसी पे डांका डाल दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। फैक्ट्री अगर आपने लगाई है तो उसका गंदी जो चिमनी से हवा निकल रही, उससे हमारे फेफड़े खराब हो रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये व्यवसायिक नैतिकता अच्छी नहीं है। ये मिल्टन फ्रीडमैन बता रहा कि व्यवसायिक नैतिकता गलत है। क्यों? क्योंकि ये पैसा कमाना चाहता है। ये जो है ना अर्थशास्त्री, ये ना पैसे से बहुत मतलब है, और ये सिर्फ पैसा को ही सर्वोच्च रखते हैं, इसलिए बहुत गलत बात करता है ये। बाकी याद कर लो कि अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन है, जो व्यवसायिक नैतिकता के खिलाफ है। आगे देखते हैं, ऐसे समझाता हूं कि आपको याद आ जाए, समझ में आ जाए। व्यवसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है, प्रामाणिक और वर्णनात्मक। जिसका प्रमाण दिया जा सके वो प्रामाणिक, और जिसका वर्णन किया जा सके वो वर्णनात्मक। अब एक चीज याद करो, शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, प्रामाणिक नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है, कि शिक्षा में कैसी नैतिकता पाई जाती है? वर्णनात्मक। ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, ये कहीं बड़ी बड़ी परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। ये तो हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे, समझा रहे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? हुने जीवन कौशल के कितने प्रकार बताए? ये 10, ये याद करो। समानुभूति और ये सहानुभूति जैसा लग रहा है, ये आएगा कि सहानुभूति जीवन कौशल है, तो आप कहेंगे नहीं, सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। ये क्वेश्चन बनेगा, आए समझ में? ये कौशल उपयोगिता वगैरह यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये आएगा क्या कि रचनात्मक सोच का मतलब क्या है? तो रचनात्मक सोच ऐसी सोच लीक से हटकर सोचा जाए, मतलब जैसे सभी दुनिया भग रही है उससे हटकर सोचो, तो ये रचनात्मक सोच है। तो यही क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये इतना तो पढ़ा जाता है, क्योंकि तभी आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा में कैसी नैतिकता पाई जाती है? वर्णनात्मक नैतिकता। या एक क्वेश्चन ये बन सकता कि व्यवसायिक नैतिकता कितने प्रकार की है? 2, प्रामाणिक और वर्णनात्मक। ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री जो व्यवसायिक नैतिकता के खिलाफ है? तो मिल्टन फ्रीडमैन। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मिल्टन फ्रीडमैन को अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? 1976 में। ये चीजें आएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखो, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ये कब आया? 1956 1957 में। ये याद करो, ये आ सकता कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया? तो ये 1956-57 में आया था। अब ये देखते हैं, पेटेंट क्या? पेटेंट किसी कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पाद या सेवा का मालिकाना हक रखने का अधिकार है। कहते हैं पेटेंट करा लो। तो पेटेंट क्या होता? कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया या अपनी कोई सर्विस बनाई, तो वो पेटेंट करा लेगा, उसका मालिकाना हक रखने का ये अधिकार है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना बल्ब बनाया, उसको पेटेंट करा लिया, तो उत्पाद था उसका, तो अब ये उसका मालिकाना हक है। जब भी कोई बल्ब बेचेगा उसके पास रॉयल्टी जरूर पहुंचेगी उसके परिवार तक। आगे देखते हैं, ट्रेडमार्क क्या? ये एक व्यापार का चिन्ह होता है जिसके द्वारा एक कंपनी को बाजार में पहचाना जाता है, ये ट्रेडमार्क होता है। कोई लोगो वगैरह होता, यूट्यूब चैनल का अपना अपना एक लोगो है, ये उनका ट्रेड मार्क है। फिर कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और फिर ये उनका ही रहेगा। कोई कॉपी करेगा तो उस पर केस वगैरह हो जाएगा। हॉलमार्क क्या? हॉलमार्क सोने की शुद्धता का मानक है, जबकि कैरेट उसमें मात्रा का मानक है, मतलब 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट। कुछ लोग बताते हैं कि हॉलमार्क सोने की शुद्धता का मानक है, जबकि कैरेट उसकी शुद्धता का मानक बताते हैं लोग। कैरेट उसमें सोना कितना है, हाँ शुद्धता भी हो जाएगा। कैरेट का मतलब उसमें कितना शुद्ध सोना है। जैसे 22 कैरेट है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, लेकिन ये बनाते नहीं है 24 कैरेट। आपसे पैसा 24 कैरेट का लेंगे, लेकिन वो देंगे कितना? 22 कैरेट या 20 कैरेट या 21 कैरेट। ये चीज समझो आप। सोना आप पूछोगे आज क्या भाव है, तो जैसे मान लो 1.5 लाख रुपया तोला है, तो वो 1.5 लाख रुपए तोले में ही आपको दे देंगे, लेकिन उनमें पूरा सोना है ही नहीं, क्योंकि 2 कैरेट की मिलावट है और धातुएं हैं। क्यों? क्योंकि प्योर सोना बना देंगे तो वो चटक जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए तो ये सुनार लूट लेते। कई मामलों में लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसीलिए। बताओ भाई, 22 कैरेट है। बड़ी बड़ी जो ज्वेलरी शॉप होते हैं, तनिष्क वगैरह, ये सब बता के बोलते हैं ये 20 कैरेट है, ये 21 कैरेट है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। बाकी जो लोकल सुनार होते हैं ये नहीं बताते। अब ये एगमार्क देखो, एगमार्क क्या होता है?
खाने पीने की चीज़ों का मानक होता है एग मार्क। मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, अब भी नहीं समझ में, अब तो आ ही रहा होगा। कहीं समझ में ना आए तो वो बच्चा यहाँ पे आ जाए, समझ में आ जाएगा। सीटेट में ऐसे पढ़ा दूंगा आपको, यकीन मानो सीटेट पहली बार में आप पास करोगे। हैं, आगे देखते हैं। खाने पीने वाले उत्पादों में एक छोटे से वर्ग में बनी हुई वृत्तीय आकृति शाकाहारी, हरी वृत्तीय आकृति, जो हरी वृत्तीय आकृति है शाकाहारी, जबकि लाल वृत्तीय आकृति मांसाहारी उत्पाद को दर्शाती है। कैसा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझा। किसी भी पैकेट पे देखना ऐसा एक चौकोर बॉक्स होगा, ठीक है, और उसमें एक ऐसा गोला होगा, है, या तो वो हरा होगा या लाल होगा। अगर हरा है तो वो शाकाहारी, और लाल शाकाहारी, अगर लाल है तो वो मांसाहारी है। इस तरीके से आप देखना, जो ब्रिटानिया के जो केक वगैरह आते हैं छोटे छोटे जो बॉक्स में पैक, उस पर लाल टाइप होता है या कुछ मरून टाइप होता है, एग उसमें होता है, इसलिए हरा नहीं होता। और जिस पे ग्रीन होता है, किसी भी बिस्कुट वगैरह आप देखना हरा होगा तो वो शाकाहारी है। ये समझने वाली चीज़ है। ब्रांड या गुडविल, ये कोई मूर्त उत्पाद नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखाई दे, अपितु एक कंपनी द्वारा वर्षों में संतुष्ट ग्राहक पैदा करने की संतुष्टि का स्तर है। ये समझ रहे हो क्या होता है, ये बता ही देते हैं। अपना चैनल अभी नया है, लेकिन एक दिन ये चैनल इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, इसकी गुडविल इतनी अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी कई वर्षों में अपना चैनल जो है संतुष्ट ग्राहक पैदा करेगा। मतलब जो भी अपने यहाँ आएगा पढ़ने, वो ऐसी चीज पढ़ेगा, हाँ सर आपने वास्तव में हमें पढ़ाया है, सिखाया। तो यही गुडविल होता है, यही ब्रांड वैल्यू होती है। समझ में आया? जैसे आपके शहर में बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी, मान लो मिठाई की दुकान ले लेते हैं, बहुत आप लोग उसे इज्जत से देखते होगे, अच्छी चीज़ देता है, उचित रेट में देता है, तो यही गुडविल है, यही ब्रांड है। आदमी बेधड़क उस पर आंख बंद करके जाएगा, बगल में कोई कितना सस्ता बेचे उस पर नहीं जाएगा। तो यही होता है ब्रांड या गुडविल। आया समझ में? ये देखो, आचार संहिता को कोड ऑफ कंडक्ट या व्यवसाय जगत में या किसी व्यवसाय में किया जाने वाला व्यवहार का मानक है। आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय जगत में किसी व्यवसाय में किया जाने वाला व्यवहार का मानक है। आगे देखते हैं। अब हम व्यवसायिक नीति को देखते हैं। व्यवसायिक नीति के बारे में कौन बताते हैं? हेनरी मिंट्सबर्ग। और नीति क्या होती है? मानदंडों का पालन करना। जबकि व्यवसाय क्या है? जीवन निर्वाह हेतु कार्य करना। ये व्यवसाय है, नीति मानदंडों का पालन। और हेनरी मिंट्सबर्ग व्यवसायिक नीति के बारे में बात करते हैं। अब व्यवसायिक आचरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इनको भी देख लेते हो। देखो, व्यवसायिक आचरण में आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे कोई ग्राहक मान लो 500 का नोट दे गया, आपने 300 की सौदा दी और वो 200 रुपये लेना भूल गया, चला गया, तो ये गलत बात। आप उसको बुलाओ, अरे भाई ले जाओ 200 रुपये, ये ईमानदारी होती है। ईमानदारी रखनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जवाबदेही तो बहुत सारे लोगों की है, देखो इस देश के प्रति, नेताओं की है, संविधान की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उनकी जवाबदेही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कई लोग होते हैं ना, अभी नेता लोग अपना उतनी जवाबदेही से पालन नहीं कर रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे, तो ये गलत चीज़ है। जवाबदेही यही है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में सामने आए और बताएं कि हमसे गलती हुई है, ऐसा ऐसा अब हम काम करेंगे, आगे नहीं होगी। निष्पक्षता तो जानते ही हो, कोई ग्राहक आपके पास आया, बच्चा आया, तो आपने उसे 100 ग्राम कम दे दिया या गलत उत्पाद दे दिया, और कोई बड़ा जानकार आदमी आ गया पैसे वाला, तो आप उसे सही चीज़ दोगे, ये गलत चीज़ है। अपने व्यापार में निष्पक्षता रखो, सभी का सम्मान करो, पारदर्शिता रखो, जो भी चीज़ें हैं एकदम ट्रांसपेरेंट, मानवता दिखाओ, सत्य आचरण करो, वफादार रहो, दया दिखाओ, सहानुभूति, बाल श्रम का विरोध करो। काम के अंदर बालक से आप काम नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से। प्रदूषण का नियंत्रण करो, सच्चरित्रता, गोपनीयता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, तो ये व्यवसाय के आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं, व्यापार जगत में क्या सही है और क्या गलत, तथा किसी पक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना क्या किया जा सकता, यही व्यावसायिक नैतिकता। देखो, पहले ही मैंने बता दिया था कि क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, और अगर 10 नंबर आपको कंप्लीट करने तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपने क्लास शुरू कर दी है तो एंड तक इसे खत्म करो, और दोबारा जीवन कौशल पढ़ना नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से लगाए जाएंगे। अभी आप ये थ्योरी खत्म कर लो, ये सब ये इतना है ना, खत्म कर लो, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस हमारे साथ बने रहो किसी भी तरीके से, क्योंकि हर कोई पढ़ भी नहीं पाता, चाह के भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उनका मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे का आ गया, तो व्हाट्सएप पे चले गए, फिर 2 घंटे उसमें खराब हो गई, फेसबुक पे चले गए, रील स्क्रॉल कर लेने लगे। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है। ये सब हमारे जो नोट्स है ना, ये एक दिन में नहीं बने, ये पिछले 7 सालों की मेहनत से हमने नोट्स बनाए। ये सब नोट्स हैं, ये देखो इतने नोट्स में पढ़ता हूँ, ये सब सुपर टाइट से रिलेटेड ही है, ये सब चीज़ें सुपर टाइट से हैं। ये जो किताबें मोटी मोटी रखी है ना, ये देखिए, ये सब चीज़ें, ये सब सुपर टाइट का। तो ऐसे नहीं आपका सिलेक्शन होता। आप जैसे सोच रहे हो कि हाँ मजा में पढ़ लें, अरे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। एक क्लास आपसे नहीं देखी जा रही, आप सिर्फ देखो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, लो पहला इसका ले लो, हैं
अब इसका बचा लो, इसको भी ले लो। बाकी जो बच्चे जुड़े हैं उनको पहले हम PDF देते हैं, बाद में हम क्लास कराते हैं। उनके पास PDF पहले ही पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक बार अपनी PDF सामने खोल कर रख लें और फिर क्लास करें, तब आए समझ में। तो थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी जिसके पास पेशेंस नहीं है तो वो, हम कहते हैं ना, भटकने वाले भटकते ही रहते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। शांति से किताबों से पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूट्यूब वाले यूट्यूब पे ही भटकते रहते हैं। या मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कोई पढ़ाए भाई, 1 घंटे में आपको तैयार अच्छा कराए, जो चीज़ें डिटेल से बताए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप एक क्लास चालू हुई तो 1 घंटे तक गुड मॉर्निंग, हाय बाय, ये वो फलाना ढिकाना, बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं, खत्म करते हैं, अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्यापार जगत में क्या सही है और क्या गलत है तथा किसी पक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना क्या किया जा सकता है, यही व्यवसायिक नैतिकता। आया समझ में कि जो व्यापार जगत है इसमें क्या सही है और क्या गलत है और किसी पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये कहती है व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसायिक आचरण नीति के 7 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। कितने? 7, याद कर लेना। सच्चरित्रता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, नेतृत्व और वस्तुपरकता, ये 7 व्यवसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप बढ़ते हैं। देखो कितना साफ साफ लिखा, कंप्यूटर से टाइप करते बहुत बच्चों के समझ में ही नहीं आता कंप्यूटर वाला। व्यवसायिक आचरण नीति में कॉपीराइट क्या? कॉपीराइट जानते हो क्या? यूट्यूब पे कभी किसी का वीडियो उठा के डाल देना, तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। यही कॉपीराइट है। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ उत्पाद बनाया या कुछ भी चीज़ बनाई तो वो अपना एक वो ले लेगा कि हाँ इस पे मेरा मालिकाना हक है भाई, यही कॉपीराइट होता। देखो किसी व्यक्ति संस्था द्वारा यदि किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया गया, मूल रूप से, ये हमारा नोट्स है, इसको मैंने तैयार किया तो है, तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता। किसका? बौद्धिक अधिकार हमारा हो गया। यही कॉपीराइट कहलाता। इसके लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया गया। यह अधिकतर लेखन कार्य, नाटक, संगीत, नृत्य आदि में दिया जाता है। ठीक है, तो कॉपीराइट हम ले सकते हैं। हाँ, इसको रजिस्टर कराने के कुछ रुपए भी लगते हैं, ऐसे ही नहीं कॉपीराइट मिलेगा। आपने कोई नोट्स बनाया, कॉपीराइट उसका ले लो, ये जो अधिनियम है कॉपीराइट एक्ट 1957 इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन पैसे जमा कराए जाएंगे तभी मिलता है वो। फिर अगर उसके जैसी नकल कोई दूसरा करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। आगे देखते हैं। शिक्षण कार्य व्यवसायिक रूप में, अभी हम व्यवसायिक आचरण पढ़ रहे तो उसमें शिक्षण कार्य तो पढ़ना ही है भाई। तो अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक कौन है? अगर कोई अध्यापक अपना अध्यापन कार्य शुरू कर रहा तो उसकी सफलता कैसे मिलेगी? व्यक्तित्व तथा कक्षा में समायोजन की योग्यता के आधार पर, कि अध्यापक का व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा तो वो सफल रहेगा, व्यक्तित्व अच्छा नहीं तो सफल नहीं होगा। व्यक्तित्व तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद कक्षा में वो समायोजन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कक्षा में भेदभाव तो नहीं कर रहा, निष्पक्ष आचरण अपना रहा या नहीं है, तो ये चीजें होती हैं। आगे देखते हैं। अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? तो अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा। यही मैंने आपको बताया था कि आप जो फ्यूचर टीचर हो, अपकमिंग टीचर हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आदर्शवान होना चाहिए। जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन में जो चुनौतियां उनका सामना करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब नहीं, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है। ये हेतु हटाओ। अब देखो, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन में जो चुनौतियां उनका सामना करने के लिए जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता है। ये दोनों ये पूरा एक चीज है। जीवन कौशल शिक्षा मतलब जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। मैं एक चीज को 2 बार 3 बार क्यों बताता हूँ? ताकि याद हो जाए। आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते चले और खत्म हो गया, आपके दिमाग में कुछ गया नहीं। आज के बाद जीवन कौशल दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है? तो अगर जीवन कौशल शिक्षण होगा ना तो जीवन में चुनौतियों का सामना प्रभावशाली ढंग से आप कर सकते हो। है समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आना, जो व्यावसायिक शिक्षा होती है ये क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन किस तरीके से जीना, रुपया पैसा कैसे आएगा, तो इनकी चीजों की शिक्षा प्राप्त करें हैं। तो यही होता है व्यावसायिक शिक्षा। जैसे यहाँ साफ साफ लग भी रहा है व्यावसायिक शिक्षा, तो हम कुछ व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करें, यही व्यावसायिक शिक्षा, जिससे जीविकोपार्जन होगा हमारा। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास होता है। व्यावसायिक शिक्षा मतलब आर्थिक विकास तो करेगी, हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हमने कोई ऐसा काम कर लिया, कोई ऐसी स्किल डेवलप कर ली, तो वहां से बेरोजगारी से मुक्ति तो मिल ही जाएगी। जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाना, तो जीविकोपार्जन हेतु तो सक्षम बन जाएंगे। जैसे कुछ लोग IIT नहीं, IIT
IIT तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो उसका उदाहरण नहीं देंगे, ITI ही सही है। ITI करता है तो वहाँ पे कोई बच्चा जैसे वेल्डिंग करना सीख गया, वेल्डिंग करना, तो ये व्यावसायिक शिक्षा एक तरीके से, क्योंकि वो वेल्डिंग करना सीख गया, अब वो वेल्डिंग का मिस्त्री बन जाएगा, तो बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी और जीविका उसकी अच्छे से चल जाएगी। आगे देखते हैं। व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की। वही जो प्रमाणिक नैतिकता, वर्णनात्मक नैतिकता, ये मैंने बताई थी, हैं, वही है ये। शिक्षा में वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, दोबारा से आ गई यही चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा लिखी है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आ जाएगा। CBSE की व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कितने विषय हैं? 85 विषय हैं। कितने? 85। व्यावसायिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट किसने दी थी? तो ये चार्ल्स बोर्ड ने दी थी। किसने? चार्ल्स बोर्ड ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना? तो ये 1993 में बना था, 1953 में, तो 1953 में ये हुई। व्यावसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी? 1980 से 90 के दशक में। पेशेवर आचरण व नैतिकता के सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल बताओ। तो ये हिप्पोक्रेटिक शपथ होती है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड है। व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? उत्पाद की गुणवत्ता पर। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपका सफल हो जाएगा, और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आ गया समझ में? और यहाँ से हमारा दूसरा वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अब प्रेरणा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, यकीन मारो, यहीं से 3 से 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का। आगे देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो ये 5 हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 5। व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या? आर्थिक विकास तो है ही भाई, आर्थिक विकास तो है। व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है क्या? व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका जो होती है, ये ब्लू पुस्तिका कहलाती है, ब्लू पुस्तिका। एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, ये पेटेंट होता है। क्या? पेटेंट। एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो ये ट्रेडमार्क होता है। बताया था, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये तरीका क्वेश्चन का फॉर्मेट है। शिक्षा के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार बताओ, तो ये 5 होते हैं। सत्यनिष्ठ, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित और शिक्षण अभिरुचि, ये होते हैं। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षीय और परिचालन स्तर। देखो, ये उच्च स्तरीय, ये मध्य स्तरीय और ये परिचालन स्तर है। मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षीय, ये दूसरा नाम है। तो प्रबंधन के ये 3 स्तर हो गए। व्यावसायिक नैतिकता के समर्थक कौन है? तो ये थॉमस डफी है। याद करो, ऐसे ही यही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, बाकी बड़े बड़े जो ऐसे लिखते हैं ना, अरे ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ऐसा आएगा कैसे, जैसे व्यावसायिक नैतिकता के समर्थक कौन है? थॉमस डफी। NCERT द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया? 80। 1 मिनट, यहाँ पे क्या था? हाँ, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विषय 85 है और मानवीय मूल्य कितने? 80। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है ना, वो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करता। विभेद मतलब भेद नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है कि आपकी धर्म हिंदू है या मुसलमान है तो ये भेद कर दें हम, जाति आप इस जाति को तो नहीं भाई। तो देखो, संविधान में ही अच्छा लगता है ये चीज़ें, लेकिन वास्तव में तो होता है, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है, बहुत भेदभाव होता है, मानना पड़ेगा। जो पिछड़े हुए हैं तो वो अभी भी पिछड़े हैं, ना प्रशासन साथ देता ना कुछ देता, होता है। देखो, संविधान में ये बातें अच्छी लगती हैं, क्या बताया जाए। शिक्षण नीतियाँ देख लो, 2 प्रकार की होती है शिक्षण नीतियाँ। कैसी? एक प्रभुत्ववादी, एक जनतांत्रिक। तो प्रभुत्ववादी नीतियाँ ऐसी होती है, इसमें पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होता, या मतलब ये प्रभुत्ववादी जो नीति है ये पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, शिक्षक केंद्रित होगी। जबकि जनतांत्रिक छात्र केंद्रित होगी, छात्र स्वयं पाठ्यवस्तु का निर्धारण करेंगे। ये ऐसी है, मैं बता देता हूँ क्या। इसमें शिक्षक अपनी चलाएगा और इसमें आजकल जो शिक्षा बता रहा है CTET, NCF, नई शिक्षक नीति, उसके अनुसार होगा। इसमें शिक्षक तानाशाह होता, एकदम नेतागिरी दिखाता, मारता पीटता और कूट के याद करवाता है, ये होता। लेकिन इसमें शिक्षक सुविधा प्रदाता होता, आपके सिर्फ सहयोग, आपका सहयोग करता। वो जानता कि पियाजी बताते हैं कि बालक नन्हा वैज्ञानिक होता। बालक जो है ना, वो खुद से चीज़ों की रचना कर सकता, बस शिक्षक का कार्य क्या, थोड़ी सी उसको सहूलियत प्रदान करना है, अधगम का वातावरण बनाना, यही चीज़ है। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर हो जाते हैं खत्म। अब आपके 4 चैप्टर और बचते हैं दोस्तों, हैं।
एक तीसरा वाला है जो चैप्टर, ये अप्रेरणा यानी मोटिवेशन है। और इसके बाद 2 और बचेंगे, एक बचेगा संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, और एक बचेगा दंड एवं पुरस्कार, और एक रहेगा शिक्षक की भूमिका। ये 4 बचेंगे। तो चलो हम अप्रेरणा को शुरू करते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन चैप्टर है ना, ये आपका CDP का भी पार्ट है। इधर पढ़ लो या CDP में पढ़ लो। CDP में पढ़ने के बजाय आज पढ़ लो, खत्म कर लो। और हमने बहुत डिटेल में लिखा, देखो सभी हमने सिद्धांत जो है ना वो सब लिख लिए, कोई छोड़ा नहीं है, सब लिख दिए सब। देखो इतना डिटेल में लिखा, अब खत्म हुआ। तो ये एक चैप्टर को हम इतनी मेहनत कर सकते तो आप पढ़ नहीं सकते का? पढ़ो भाई पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। और हमारा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है आपको मिसलीड करें, सीधी सी बात करेंगे। मेहनत करते हैं और मेहनत कराते हैं अपने बच्चों से। बहुत बच्चे कोर्स ले चुके हैं, वो सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सहयोग हमारा कर रहे हैं, और हम उनको नियत समय पर विषय वस्तु दे रहे, और सबसे पहले उनका कोर्स खत्म कराएंगे, सबसे पहले। चलो बाकी आप लेना चाहो तो ले लेना। ये नंबर है 8077335992। ये सुपर टेट का बैच है, और मात्र अभी 500 रुपये में है। सभी सब्जेक्ट्स करंट अफेयर से लेके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कराएंगे इसी में हैं। और इसके साथ CTET की तैयारी हम बहुत जल्द निःशुल्क कराने वाले हैं। अब प्रेरणा देखो, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को क्या अधिगम का हृदय कहा जाता है? सबसे पहला तो यही है, अधिगम का हृदय क्या कहलाता है? मोटिवेशन। जीवन की सफलता का आधार क्या? अभिप्रेरणा। अगर आप अभिप्रेरित नहीं हैं, अगर आज आप पढ़ रहे हो सुपर टेट के लिए, तो यकीन मानो आप अभिप्रेरित हैं, आप मोटिवेटेड है तभी पढ़ रहे हो। जो बच्चे मोटिवेटेड नहीं है वो आधे लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, मुझे पता है। और आप चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे, हमारा सिलेक्शन हो, इसीलिए यहाँ तक पढ़ रहे हो। तो ये होती है अभिप्रेरणा। इसको सुनहरी सड़क भी कहा जाता है, अभिप्रेरणा को सुनहरी सड़क, क्योंकि इसी अप्रेरणा नामक सड़क से होते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते। इसलिए आगे देखो, अब प्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मतलब अप्रेरणा को मोटिवेशन तो कहते ही है, तो मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण क्या? अप्रेरणा। तो मोटिवेशन शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना, MOTUM। तो ज़्यादातर इंग्लिश शब्द जो होते हैं ना वो लैटिन भाषा से ही बनते हैं। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति करना, ठीक है। जबकि मोटम का अर्थ कुछ लोग चलायमान या गतिशील करना भी बताते हैं, और कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन शब्द है ना ये लैटिन भाषा के मोटम या मोबियर से मिलकर बना। आप मोटम याद रखो, मोटम इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या? गति करना या चलायमान या गतिशील करना होता है। अब परिभाषा देख लेते हैं हम। देखो, अभिप्रेरणा बोलो या इसको प्रेरणा बोलो या इसको मोटिवेशन बोलो, सब एक ही चीज़ है। तो कभी प्रेरणा लिख जाए तो आप ये मत सोचना ये अलग चीज़ है। तो प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। प्रेरणा क्या? एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो मैंने बताया ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या? आपके अंदर प्रेरणा है, आप मोटिवेटेड है, इसीलिए तो पढ़ रहे सुपर टेट हैं। बहुत से बच्चे, 20 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, तो कितने बच्चे पढ़ रहे? 1 लाख भी नहीं पढ़ रहे, 1 लाख पढ़ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 19 लाख नहीं पढ़ रहे ना, तो वो मोटिवेटेड है ही नहीं। फिर एंड टाइम आएगा, फिर वो कहेंगे सर ये दे दो, वो दे दो, अब हमारी तैयारी करा दो। तो अभी से जो तैयारी हो जाएगी वो 15 दिन, महीने भर में अकेले थोड़ी नहीं हो जाएगी, नहीं होगी भाई, यकीन मानो नहीं होगी। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं टाइम से पढ़ लो, तो यह भी हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। देखो, प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। या फिर वे सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं अभिप्रेरणा की, क्योंकि यहाँ से परिभाषा एक जरूर आएगी, इन 4 में से कन्फर्म है एक आएगी। स्किनर क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ठीक है। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। जो अभिप्रेरणा ये सीखना अथवा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, कौन करे? स्किनर। वुडवर्थ क्या करे? अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम गुण के बारे में देख ले, तो गुण क्या करे? कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा है। और मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आपने DLED या BEd पढ़ के किया तो ये परिभाषा जरूर पढ़ी होगी कि कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करना ही अभिप्रेरणा। ये किसकी परिभाषा? गुण की है। याद भले ही ना आया हो, लेकिन ये परिभाषा याद आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। थॉमसन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या? देखो, पहले थॉमसन की टीवी आती थी, हमारे घर पे भी थी। तो छात्र में रुचि उत्पन्न मतलब थॉमसन की टीवी
जब देखते हैं ना तो रुचि से देखते हैं, एकदम अच्छा लगता है, रुचि उत्पन्न करते हुए देखते हैं ना, ऐसे याद कर लो। तो थॉमसन क्या कहते हैं, अप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। और बच्चे वैसे भी छात्र जो होते हैं ना टीवी बहुत रुचि से देखते हैं, थॉमसन याद कर लेना। आगे देखते हैं अब हम हैं अप्रेरणा के प्रकार। अप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, लेकिन इसके नाम बहुत सारे होते हैं। एक होती है सकारात्मक अप्रेरणा और एक होती है नकारात्मक अप्रेरणा। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक के और भी कुछ नाम क्या। सकारात्मक अप्रेरणा सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सकारात्मक अप्रेरणा ऐसी अप्रेरणा होती है जिसके अंदर बालक खुद से ही मोटिवेटेड होकर काम करता है, खुद से ही प्रेरित है, अपने अंदर से, अपने आंतरिक मन से, या कुछ पाने की लालसा से, या कुछ जिंदगी में कर दिखाने की लालसा से, वो होती है सकारात्मक प्रेरणा है। एक होती है नकारात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बच्चे को कहेगा कि बेटा पढ़ लो, आगे सुपर टेट है, हैं, जैसे आपके माता पिता हो सकता है आपसे कहते हो, आप खुद मोटिवेटेड नहीं है, कोई कहे आके आपसे, तो ये नकारात्मक प्रेरणा। इसमें बालक खुद से कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों के दबाव में आके, कई होते हैं ना गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चे कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा डर की वजह से पढ़ता है, तो वो इस अप्रेरणा का उदाहरण है। और गार्जियन नहीं कहते हैं फिर भी बच्चा पढ़ रहा, तो वो इस अप्रेरणा का उदाहरण है। आगे समझ में कितना सिंपल है, चीजें कठिन नहीं होती हैं, बस आपको एक समझाने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए। हैं, समझाते नहीं है बच्चे, क्योंकि वो समझाएंगे क्या जब उनके खुद के एग्जाम से नहीं निकलते हैं, तो वो क्या समझाएंगे। सीधी सी बात तो ये है। यहाँ पे कुल मेरे, अभी मैं बताऊं, मेरे कुल 11 टेट के एग्जाम्स निकल चुके हैं, जहाँ बेस्ट स्कोर 127 नंबर का। और अकेला ये टेट मतलब यूपी टेट नहीं है, ये एमपी टेट भी इसमें है, रीट भी है, सी टेट भी है, यूपी टेट भी है। 127 का बेस्ट स्कोर है। तो ये मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो समझाने वाला अगर हो तो बच्चे समझ जाते हैं। तो समझ गए, सकारात्मक प्रेरणा मतलब बालक खुद से प्रेरित होकर कार्य करेगा। नकारात्मक प्रेरणा मतलब बालक किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव से, लालच से, ईर्ष्या से या डर की वजह से इसमें कार्य करता है। अब देखो, सकारात्मक प्रेरणा के कुछ नाम क्या है। आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये खुद व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रही, और इसके साथ इसे जन्मजात प्रेरणा भी कहते हैं, और इसको प्राथमिक प्रेरणा या प्राकृतिक प्रेरणा भी कहते हैं। अब इसको देखना, ये नकारात्मक थी, आंतरिक अगर ये है तो ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बाहर से बल लगता है, बाहर कोई व्यक्ति कह रहा, अंदर तो कह नहीं रहा कोई। ये जन्मजात होती है तो ये कृत्रिम होती है, ये प्राथमिक होती है तो ये द्वितीयक होती है। आया समझ में। तो इस तरीके से अब देखो, जो सकारात्मक प्रेरणा है ना, स्वयं की इच्छा से किया गया कार्य जिससे सुख, संतोष व आनंद की अनुभूति होती है, और इसमें व्यक्ति दूसरों की इच्छा से कार्य करता है। आगे देखते हैं, इसके उदाहरण क्या है, जैसे भूख, प्यास, नींद, प्रेम आदि। इधर क्या है, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, मोटम से मिलकर बना। अब प्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। अब प्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये किसने कहा है, तो ये स्किनर ने कहा। अब प्रेरणा जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। प्रेरणा के प्रकार क्या, 2, नकारात्मक और सकारात्मक। प्रेरणा के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको आंतरिक बोलते हैं, इसको बाह्य बोलते हैं, इसको जन्मजात बोलते हैं, इसको मतलब अर्जित बोलते हैं। ये प्राथमिक होता है और ये द्वितीयक होता है, ये प्राकृतिक होता है, ये कृत्रिम होता है। देखो यही चीज़ें हैं। अब प्रेरक क्या होता आगे बताएंगे, अभी हम ये देख लेते हैं। अब इस आगे लिखा हुआ है, चलो अभी बता देते हैं। जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करें उनको अभिप्रेरक कहा जाता है। आए समझ में। अभिप्रेरक को 2 भागों में बांटा गया, एक आंतरिक अभिप्रेरक, एक बाह्य अभिप्रेरक। आगे देखो, अब अप्रेरणा के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक ये होती ही है हैं। सकारात्मक के अन्य नाम देखो, सकारात्मक प्रेरणा को आंतरिक बोलते हैं, सकारात्मक को प्राकृतिक प्रेरणा बोलते हैं, प्राथमिक प्रेरणा बोलते हैं, जन्मजात प्रेरणा बोलते हैं। छात्र स्वयं की इच्छा से इसमें काम करता है। जबकि नकारात्मक प्रेरणा देखना, इसको बाह्य प्रेरणा बोलते हैं, इसको द्वितीयक बोलेंगे क्योंकि प्राथमिक होता, और इसमें छात्र दूसरों की इच्छा से कार्य करेगा। प्राकृतिक प्रेरणा देख लेते हैं। मनोदैहिक प्रेरणा, भूख, प्यास, कार्य, चेतना, आनंद। सामाजिक प्रेरणा, प्रेम, सम्मान, स्नेह। व्यक्तिगत प्रेरणा, नैतिक मूल, दृष्टिकोण, स्वधर्म। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, इनको छोड़ो, आप आगे बढ़ो। यहाँ से आएंगे क्वेश्चन कि अब प्रेरणा का ये सूत्र किसने दिया, प्रेरणा का वो सूत्र किसने दिया, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो अब वो चीज़ों पर काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अब प्रेरणा प्रदान करने वाले कुछ घटक होते हैं क्या, जैसे क्लार्क हल ने प्रेरणा के 4 प्रमुख तत्व बताए। कुछ लोग 3 भी बताते हैं, लेकिन 4 होते हैं। एक आवश्यकता होता है, एक चालक अथवा प्ररोध होता है, इसी को अंतर्नोद भी बोलते हैं, एक प्रोत्साहन या उत्तेजक होता है, और लास्ट वाला होता है सबलीकरण यानी प्रेरक है। अब आगे हम आपको बताएंगे। पहले आवश्यकता, जैसे भोजन किया, तो चालक क्या, भूख, क्योंकि भूख लगेगी तभी तो आप
कुछ करोगे। फिर प्रोत्साहन मतलब भोजन की प्राप्ति करोगे आप, ये उत्तेजक उद्दीपन भी बोलते हैं। सबलीकरण क्या, जो भोजन प्राप्ति का आपका मार्ग है इसको आसान बनाओगे आप, मतलब जैसे भोजन आपने प्राप्त किया था उसको और आसानी से आगे कैसे बनाओगे, आगे प्रेरक वो प्राप्त कर सकते हो, ये सबलीकरण कहलाता। ये आगे डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ हमने आपको बता दिया 4 होता क्या, आवश्यकता, चालक, प्ररोध अथवा अंतर्नोद, और एक होता प्रोत्साहन और एक होता सबलीकरण। ये 4 याद कर लो, खत्म। देखो आ गया प्रेरक। अब प्रेरक क्या, अब प्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक अब प्रेरक कहलाते हैं। अब प्रेरणा का सिद्धांत देखो, हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, किसका, हार्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्या है, एक सिगमंड फ्रायड का है मनोविश्लेषणात्मक, एक विलियम मैकडूगल का है, और हैं कुछ और हैं, वो सब देखेंगे इसमें। तो हार्लो ने जो दिया था आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, इसमें वो बताते हैं अपना प्रयोग उन्होंने बंदरों पर किया था, और निष्कर्ष क्या निकला, भले ही कोई व्यक्ति शुरुआत में लालच या पुरस्कार हेतु काम करे, लेकिन एक दिन खुद से या आंतरिक रूप से प्रेरित होकर काम करना उसकी आदत बन जाता, ये हार्लो महोदय कहते हैं। अब दूसरा सिद्धांत जो है प्रेरणा का, ये हजबर्ग का, तो इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा, द्विकारक सिद्धांत, तो हजबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। तो हजबर्ग ने यह सिद्धांत अमेरिका के 200 इंजीनियर्स का अध्ययन करके दिया। तो 200 इंजीनियर्स के ऊपर अध्ययन किया। तो हजबर्ग क्या बताते हैं, उन्होंने कहा पैसा हमें चिंता मुक्त बनाता है पर प्रेरित नहीं करता, बल्कि पहचान प्रेरित करती है? तो अगर पहचान की बात की जाए तो आप बता देना हजबर्ग का सिद्धांत है ये। तो जैसे प्रेरणा है ना, तो संवर्धक कारक और प्रेरकीय कारक। संवर्धक कारक हजबर्ग बताते हैं पैसा, संपत्ति, वेतन, और प्रेरकीय कारक पहचान और सम्मान को बताते हैं। तो हजबर्ग क्या कहते हैं कि पैसा में चिंता मुक्त तो बनाता है पर प्रेरित नहीं करता, बल्कि पहचान प्रेरित करती है। तो ये हजबर्ग का सिद्धांत है। आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। सिगमंड फ्रायड का ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। जैसे अब प्रेरणा ये 2 प्रकार की बताते हैं, एक बताते हैं जीवन मूल इच्छा, एक बताते हैं मृत्यु मूल इच्छा। जीवन मूल इच्छा को ये इरोस का नाम देते हैं, जबकि मृत्यु मूल इच्छा को ये थनाटोस बताते हैं। इरोस मतलब सफलता और थनाटोस मतलब असफलता। अब प्रेरणा 2 प्रकार की, जीवन मूल इच्छा और मृत्यु मूल इच्छा। जीवन मूल इच्छा को इरोस और मृत्यु मूल इच्छा को थनाटोस। यहाँ से आपको सफलता मिलती है, यहाँ से आपको असफलता मिलती है। और कंक्लूजन क्या कहता, सफलता जीवन की ओर ले जाती है, तो असफलता कुंठा से भरपूर मृत प्राणी के समान बना देती है। ये कुंडा लिख गया, कुंठा लिखनी थी, कुंठा, हाँ, कुंठा से भरपूर मृत प्राणी के समान। जैसे सफलता जीवन की ओर ले जाएगी, सफलता इरोस की तरफ ले जाएगी, अच्छा सुख आनंद, जबकि असफलता जो है ये कुंठा से भरपूर मृत प्राणी के समान बना देती है। सही बात है। बहुत बच्चों के एग्जाम नहीं निकलते, फिर उनके अंदर यही थनाटोस की बात कर सकते हैं, कुंठा होता, और वो एक तरीके से ऐसा हो जाता कि जैसे अब बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। और अब हम मैस्लो का देखते हैं। यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म 1 से 2 नंबर आएगा ही आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मैस्लो का। तो मैस्लो ने यह सिद्धांत 1954 में दिया था। यह अमेरिका के निवासी थे तथा इन्हें मानवतावादी आंदोलनों का जनक कहा जाता है। अगर पूछे मानवतावादी आंदोलनों का जनक कौन है, तो अब्राहम मैस्लो है। इनका अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसलिए कहलाता कि वे फ्रायड के अचेतन के सिद्धांत के घोर विरोधी थे। एक सिगमंड फ्रायड ने दिया था ना, चेतन, अवचेतन, अचेतन है, ये चीजें है ना, तो अचेतन के घोर विरोधी थे। आगे बताएंगे फ्रायड का, जो बर्फ की सिल्ली वगैरह है ना, सीडीपी में बताएंगे ये, जो 90% भाग नीचे होता है, 10% ऊपर होता है, ये चीजें बताते थे फ्रायड। तो सीडीपी में ये सब समझाएंगे। यकीन मानो जैसे आज जीवन कौशल खत्म हो रहा है आपका, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट खत्म होंगे। टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। जितना ज़्यादा भटकोगे उतनी समस्याएं, भटकने वाले भटकते रहते हैं, एक जगह लग कर पढ़ने वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस आई तो पुलिस की तैयारी कर ली, लेखपाल आया तो लेखपाल की कर ली, टीचर आए तो टीचर की कर ली। तो ऐसे व्यक्ति कभी सफलता नहीं ले पाते हैं। एक जगह करोगे और ऐसे ही एक एग्जाम को टारगेट करोगे तो निकल जाएगा, सबको करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, निकल तो जाते हैं उनके भी, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। और हम आपको यही समझाएंगे कि एक हिंदी की ऐसी किताब ले आओ और इसको ख़त्म कर दो महीने भर में, है, ऐसी किताबें ले आओ। कोचिंग के भरोसे मत रहो, ये लूटने का साधन है। अपनी करोड़ों अरबों की कंपनी बना के खड़े हैं ये। मैं कहता ही नहीं हमारा लो, अगर अच्छा लग रहा हो हमारा तो हमारा लो। और हमारी फीस भी सिर्फ अभी 500 रुपये, और इसमें हम कितना पढ़ाएंगे आपको, 13 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बताओ, तो कोई ज़्यादा नहीं है, हैं? ऐसे चार्ट बनाएंगे, कितने सारे चार्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ है, ये मेहनत का हम ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एकदम बढ़िया चीज़ रहता। हम चाहते तो बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे बना के अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन आपको फिर उसमें मिसलीड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कहेंगे कि 80,000 आ रही, 1 लाख आ रही पद, आप तैयारी करो, कोचिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, या नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर घट जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। मैं क्यों करूँ? जो होगा वो आयोग का काम है ना। किसी के घटेंगे तो घट जाएंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, मैं क्या करूँगा उसमें, बताओ, हैं?
ना अब आप कुछ कर पाओगे ना ही हम कुछ कर पाएंगे, जो होगा वो आयोग का निर्णय होगा ना। इस पे लोग लाखों व्यूज छाप रहे हैं कि आज नॉर्मलाइजेशन ये हुआ, ये शिफ्ट कठिन थी, ये सरल थी, इसके नंबर बढ़ेंगे, घटना की बात कोई करेगा नहीं। अरे वो ऐसा ही है, क्या बताया जाए भाई, अपना काम करते हैं। मैस्लो का आवश्यकता या पदानुक्रम मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं। मैस्लो ने यह सिद्धांत 1954 में दिया था, ठीक है, चेतन के गुण विरोधी थे, यहाँ तक आ गए थे। इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा अपनी सफलता हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, यहाँ से आ सकता कि मैस्लो का सिद्धांत 1954 में आया था और ये अमेरिका के निवासी थे और इन्हें मानवतावादी आंदोलन का जनक कहा जाता था। इतने इंपोर्टेंट है बस। मैस्लो के सिद्धांत के अन्य नाम भी है। देखो सीडीपी कहीं ना कहीं इसीलिए सबसे ज्यादा कठिन है कि एक सिद्धांत के 20-20 अन्य नाम हो जाते हैं। तो यही समझ में नहीं आता। तो अब मैस्लो के सिद्धांत के नाम याद करने हैं तो पढ़ेंगे। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण अथवा स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, इतना याद कर लो, ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत तो कहेंगे ही, क्यों? क्योंकि इनको मानवतावादी आंदोलनों का जनक कहा जाता। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत इन्होंने ना 5 स्तर बताए थे, वो चलो अब हम बात करते हैं। मैस्लो का ये पिरामिड है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे सबसे बड़ी मांग है। पहली मांग थी जैव की मांग है, जब भोजन पानी नींद ये होती है, ये जैव की मांग होती है। फिर थोड़ी सी कम हो जाती है क्या? सुरक्षा की मांग, जैसे शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, ये सुरक्षा की मांग है। तीसरी होती है प्रेम एवं लगाव, मतलब मित्र होने चाहिए, परिवार होना चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, ये मनुष्यों की मांग है। ये 3 मांग है ना, ये निम्न स्तरीय मांग हो, कैसी? निम्न। और जो बाद की 2 होती हैं ये उच्च स्तरीय मांग है। चौथे नंबर पे आएगा सम्मान या पहचान, मतलब हर कोई व्यक्ति चाहता है ना उसकी पहचान, उसका सम्मान हो। 5वां आएगा स्व यथार्थीकरण की मांग, तो ये सर्वोच्च मांग है। ये क्या? सर्वोच्च मांग। और ये सर्वाधिक निम्नतम मांग है, ये सबसे नीचे वाली सर्वाधिक निम्नतम, ठीक है। तो ये 5 मांग है, कैसी? जैव की मांग, दूसरी है सुरक्षा की मांग, तीसरी है प्रेम की मांग, चौथी है सम्मान की मांग, 5वीं है स्वयथार्थीकरण की मांग। याद करो ऐसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पहले स्थान पे है, ये जैव की मांग में शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, जल, वायु, नींद, ये पानी है, ये सब चीज़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे सुरक्षा की मांग, जैसे आर्थिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा निवेश वगैरह कर ले हैं, और कहीं दबंग वगैरह किसी को परेशान ना करें हैं, मोहल्ला वगैरह में जो है ना आप जहाँ रहते हो वहाँ समरसता का वातावरण, ये सुरक्षा की मांग होती है। तीसरी सामाजिक मांग, जिसमें प्रेम, स्नेह, घर परिवार, रिश्तेदार के व्यक्ति जो उसको देते हैं। चौथी सम्मान या पहचान की मांग, कोई उच्च पद है या किसी व्यक्ति को बहुत सारे लोग जानते हैं, ये आती, लास्ट में आती है आत्मसिद्धि की मांग, ये सर्वोच्च मांग होती है, ठीक। और ये सबसे निम्नतम मांग है। अब आवश्यकता देख लेते हैं। प्रत्येक प्राणी की आवश्यकता कितनी? 2 होती हैं। शारीरिक आवश्यकता ऐसे जैविक आवश्यकता भी बोलते हैं, और इधर सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता में वही है सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, जबकि शारीरिक अवस्था में पानी, काम, भोजन, निद्रा, ये चीज़ होती हैं। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहली है जैव की, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है प्रेम, चौथी है सम्मान, 5वें स्व यथार्थीकरण। एज इट इज याद कर लो। पहले की 3 निम्न स्तरीय है, ऊपर की 2 उच्च स्तरीय है। ये नीचे वाली सबसे निम्न स्तरीय, ये सबसे उच्च स्तरीय है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बॉल्स एवं कॉफमैन का प्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैस्लो का था और सिगमंड फ्रायड का था। अब हम आगे बता देंगे, 1-2 और आएंगे, फिर हम पढ़ लेते हैं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। बॉल्स एवं कॉफमैन ने किसका सिद्धांत दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था। तो ये बता दें, जो प्रेरणा ये 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक प्रोत्साहन और नकारात्मक प्रोत्साहन। मतलब सकारात्मक प्रोत्साहन वालों के लिए क्या होगा? पुरस्कार और प्रशंसा करना, और नकारात्मक प्रोत्साहन क्या होगा? दंड देना या फिर उसकी निंदा करना है, ये सब नकारात्मक प्रोत्साहन है। आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा या पुरस्कार वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाते हुए हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जबकि दंड या निंदा नकारात्मक पुनर्बलन बन के अवांछनीय व्यवहार को खत्म करते हैं, ये कहते हैं बॉल्स एवं कॉफमैन। अब अगला देखते हैं डगलस मैकग्रेगर का। इन्होंने प्रोत्साहन का कैसा सिद्धांत दिया? इसको XY का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसको आ और बा का सिद्धांत भी बोलते हैं। डगलस मैकग्रेगर, तो इन्होंने जो पहला पक्ष बताया X, अथवा इसको का भी बोलेंगे या इसको आ बोलेंगे, यहाँ से X, इसको का और इसको आ। तो ये जो पक्ष है ये क्या कहता? नकारात्मकता, तानाशाही, शिक्षक केंद्रित शिक्षा के बारे में ये पक्ष बात करता। नकारात्मक शिक्षा के बारे में, तानाशाही शिक्षा के बारे में और शिक्षक केंद्रित शिक्षा के बारे में। जबकि जो ये पक्ष होता, बाई पक्ष, इसको खा बोलेंगे और बा पक्ष भी बोलेंगे, ये सकारात्मक बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में होता। यानी
ये वाला पक्ष कहता कि बच्चा आलसी है तो दंड जरूरी है, जबकि ये वाला पक्ष कहता कि बच्चे सीखने हेतु उत्सुक होते हैं, उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। तो यह सिद्धांत अप्रेरणा के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष का शिक्षक केंद्रित एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता। कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षक केंद्रित एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण अप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत करता, तो डगलस मैकग्रेगर का करता। इतना याद करो। क्या बॉयस एवं कॉफमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रोत्साहन का सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत क्या, एक्स का अथवा आपक्ष है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई खा अथवा बापक्ष। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं मैक क्लीलैंड की त्रिमांग सिद्धांत। अब ज्यादा नहीं है, 1 2 बस इतना ही है, सो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 2 और बचे, देख लेते हैं। मैक क्लीलैंड का त्रिमांग सिद्धांत, आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत। तो मैक क्लीलैंड ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार की मांगों या प्रेरकों से प्रेरित होता है। कितने, 3 प्रकार की मांगें या प्रेरकों से। वह या तो इन तीनों में से किसी एक से प्रेरित होगा या एक साथ तीनों से प्रेरित हो सकता है। तो देखो इतना ही करो आप। क्या मैक क्लीलैंड का कैसा सिद्धांत, त्रिमांग अथवा आवश्यकता का। ये इतना पढ़ लोगे तो अच्छा ही है। पीडीएफ हमने दे ही दिया। अब ये सिद्धांत ऐसा तो है नहीं मैंने अपने मन से लिखा दिया, भाई सिलेबस में तभी तो मैंने लिखाया। अगर क्वेश्चन आ गया तो छूट ना जाए, इसीलिए मैंने मेहनत करी है। हैं, आप ज्यादा नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, क्वेश्चन तो कर लो। हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपसे तो लिखना भी नहीं पड़ रहा, फिर भी आप पढ़ने में इतने वो कर रहे हैं। पढ़ना चाहिए, पूरी क्लास खत्म करो, ये तभी कहेंगे कि हाँ जीवन कौशल अब खत्म हुआ। पहले ही छोड़ दोगे तो हम कैसे माने कि 10 नंबर आपके कंफर्म हो गए सुपर टेट में। ऐसे हम शिक्षण कौशल की मैराथन लाएंगे, बाल विकास की मैराथन लाएंगे। शिक्षण कौशल में टोटल 8 टॉपिक हैं और बाल विकास में टोटल 6 टॉपिक हैं। तो ये भी तो लानी है हमें कंप्लीट करते हुए। चलो हमारे जितने बच्चे हैं, हमें बहुत गर्व है उन बच्चों पे जिन्होंने भी एडमिशन लिया, इतना मन से पढ़ रहे हैं ना, कहने लगते सर आज क्लास क्यों नहीं आई। अरे यही बच्चे अच्छे लगते हैं जिन्हें क्लास चाहिए, जो पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। 3 दिन क्लास नहीं डाली, क्यों, क्योंकि ये पढ़ रहे, ये लिख रहे 3-4 दिन तक। सैकड़ों मैसेज आए जिन बच्चों ने भी लिया को सर आज क्लास, सर आज क्लास। मैंने कहा तैयार हो रही है, हम आपके लिए लगे हैं, आपके लिए ही लगे। हमारा कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, हमारा कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं लगा, हमारा सिर्फ आपके लिए लगना ही है। तो अब ये देखो, जो मैक क्लीलैंड है इनमें त्रिमांग सिद्धांत है। तो 3 मांग कौन से हैं, ये है। पहली है संप्राप्ति मांग, दूसरी है सत्ता मांग, तीसरी है संबंध मांग। संप्राप्ति मांग के अंतर्गत धन पैसा जमीन जायदाद आएगा, और सत्ता मांग के अंतर्गत राजनेताओं से संबंध आएंगे, और संबंध मांग के अंतर्गत रिश्तों की मांग आएगी। अब अगला देखते हैं, ये 8वां सिद्धांत है आपका प्रेरणा का, विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। बाकी जो लोग सीडीपी अच्छे से पढ़ते हैं वो जानेंगे विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत दिया था अप्रेरणा के संबंध में। तो विक्टर ब्रूम का यह सिद्धांत 1964 में आया, तथा यह उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति, तथा यह सिद्धांत क्या कहता कि उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति प्रेरित होगा, इसकी बात करता। इसलिए इसे प्रत्याशा या एक्सपेंडेंसी का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर उम्मीद के अनुसार परिणाम आएगा तो व्यक्ति प्रेरित होगा, और उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आएगा तो व्यक्ति प्रेरित होगा ही नहीं, ये कहता है ये सिद्धांत। किसी व्यक्ति का प्रेरित होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से प्राप्त किया गया लक्ष्य अथवा जो वांछनीय पुरस्कार है उसे मिलता है या नहीं मिलता, ये कहते हैं विक्टर ब्रूम। मतलब अगर उसका प्रयास अच्छा है तो वो प्रेरित होगा, नहीं है, सफलता नहीं मिली तो वो प्रेरित नहीं होगा। अब नमा देखते हैं, नमा पर यहाँ पे खत्म हो जाएगा इस तरीके से। हल्का सबलीकरण का सिद्धांत, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सबलीकरण। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत मोटिवेशन में यही है। क्यों, क्योंकि यही ने चालक ड्राइव वगैरह ये चीजें बताई, चालक अंतर्नोद प्रोडोद वगैरह है, वो सब सीएल हल नहीं बताई थी, क्लार्क हल ने। तो अब हम हल्का सबलीकरण का सिद्धांत देख लेते हैं। क्लार्क लियोनार्डो हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो सबलीकरण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। हल के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा क्या, पहला होता संतुलन, लेकिन इसको जनरली काउंट नहीं करते, क्यों, आवश्यकता से करते हैं। आवश्यकता, चालक अथवा प्ररोध, तीसरा प्रोत्साहन, और चौथा सबलीकरण। ये 4 तत्व हैं, कुछ लोग 3 भी बताते हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। संतुलन क्या होता है, जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक एक प्राणी संतुलित या जड़त्व की अवस्था में रहता है। कोई आवश्यकता नहीं तो हम क्यों मेहनत करेंगे। फिर होती है आवश्यकता। आवश्यकता वह दशा है जो व्यक्ति में असंतुलन पैदा करती है, जैसे भोजन की आवश्यकता है तो भाई असंतुलन पैदा होगा, मैं काम धंधा करूंगा, मैं ऐसा ही तो नहीं बैठा रहूंगा। फिर दूसरा होता है चालक अथवा प्ररोध, एक तनाव जो आवश्यकता से पैदा होता है और मनुष्य को दौड़ा देता है, जैसे भूख है ना, भूख। और फिर होता प्रोत्साहन,
वह वस्तु जो आवश्यकता की संतुष्टि करता है, जैसे हमें भोजन की प्राप्ति हो जाए तो ये आवश्यकता खत्म हो जाएगी। सबलीकरण ये होता कि हमें यहाँ पे भोजन की जरूरत थी, फिर भूख लगी थी, भोजन की जरूरत है, फिर हमने किस तरीके से भोजन को प्राप्त किया था। सबलीकरण में क्या करेंगे कि जो भोजन प्राप्ति का माध्यम था उसको और सरल बनाएंगे। ठीक है, तो यही होता है सबलीकरण। जिस व्यवहार से मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति होती है वह उस व्यवहार को दोहराना चाहिए या उसका मार्ग जो है और अच्छा करना चाहिए, यही सबलीकरण कहलाता है। जैसे आवश्यकता पानी की है, कैसे पता चला पानी की आवश्यकता? क्योंकि जो प्रणोद चालक या ड्राइव बोलते हैं इसे, ये क्या, ये प्यास लगाएगा, मतलब आपको प्यास लगी तो आवश्यकता पानी की हुई। तो जब आपको प्यास लगी तो आवश्यकता पानी की महसूस हुई, तो फिर प्रोत्साहन उत्तेजक मतलब क्या, पानी की प्राप्ति, आपने कैसे भी पानी की प्राप्ति करी होगी। फिर ये सबलीकरण जो है, ये पानी प्राप्त करने का जो तरीका, ये दोहराओगे भी तो भाई प्यास फिर दोबारा लगेगी तो ये दोहराओगे, या पानी प्राप्त करने का तरीका जो आपने मेहनत से करी उसमें कुछ गुंजाइश करोगे, उसको बेहतर बनाओगे। जैसे वो है ना थोर्नडाइक की बिल्ली कैसे खोलती थी पिंजरे को, फिर धीरे धीरे अच्छे तरीके से खोलने लगी, एक ही बार में खोलने लगी। तो ये वही है जो साधन है, उसको दोहराना या फिर उसको बेहतर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हल के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, क्या है? आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, संपोषण का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। और सीएल हल की कुछ पुस्तकें भी हैं, क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वेवियर, द एसेंशियल ऑफ वेवियर। ये दो सीएल हल की पुस्तकें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम अभिप्रेरक देखेंगे। अभिप्रेरक क्या होते हैं? जो अभिप्रेरणा उत्पन्न करें वो अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो मैस्लो के अनुसार, अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होते हैं अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक कौन से? भूख, प्यास, काम, निद्रा, ये है ना, ये जन्मजात प्रेरक है। और अर्जित अभिप्रेरक कैसे हैं? जैसे पैसा, संपत्ति, रुचियां, आदतें, रुचि और आदतें होती हैं, ये अर्जित की जाती हैं, तो ये अर्जित हो गई। अब थॉमसन के अनुसार देखते हैं अभिप्रेरक। देखो, अभिप्रेरक अगर आपको पढ़ना है तो तीन मनोवैज्ञानिक याद किए जाते हैं, एक मैस्लो, एक थॉमसन और एक गैरेट है। थॉमसन के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरक या कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक खेल, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, ये पहले के। और कृत्रिम क्या? प्रशंसा, पुरस्कार, दंड या सहयोग, ये कृत्रिम अभिप्रेरक है। जबकि गैरेट अभिप्रेरक को तीन भागों में बांटते हैं, जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक कैसे हैं? भूख, प्यास, ये जैविक है, मतलब शारीरिक नीड है ना ये। और सामाजिक अभिप्रेरक कैसे हैं? जैसे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वगैरह, ये सामाजिक अभिप्रेरक है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कैसे हैं? जैसे सुख, दुख, सफलता, भय, प्रेम, क्रोध, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इधर छूट गया तो इधर भी ले लो, क्योंकि अब ये खत्म हो गया CDP। अब मतलब ये अब प्रेरणा खत्म हो गया, 3 टॉपिक और बचेंगे। ये इतना होगा, वैसे ही जो प्रेरणा टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। देखते हैं अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत जो है ना, ये विलियम मैकडूगल का, किसका? विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। देखो 10वां सिद्धांत है ये। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत किसका? विलियम मैकडूगल का। तो विलियम मैकडूगल ने दिया, इन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। इन्होंने कहा कि संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब संवेग उत्पन्न होने पे जो क्रिया होगी, संवेग क्या होते हैं? संवेग ये है, देखो, भय, क्रोध, भूख, घृणा, तो इनके उत्पन्न होने पे जो क्रिया होगी वो मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बस सार्वभौमिक होती हैं, मतलब सब जगह पाई जाएंगी, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो अब देखो, कुछ 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई थी, लेकिन कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट मूल प्रवृत्तियां लिखी हमने। जैसे भय होता है, भय मूल प्रवृत्ति। अगर डर लगेगा, भय मतलब डर, तो पलायन कर जाएगा व्यक्ति, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। क्रोध, क्रोध होगा तो युद्ध सा अथवा आक्रमण का भाव आ गया व्यक्ति में। भूख, भूख मूल प्रवृत्ति होगी तो भोजन की इच्छा जगेगी। घृणा, घृणा उत्पन्न होगी तो विकर्षण हो जाएगा, मतलब व्यक्ति से दूर जाने की इच्छा हो जाएगी। वात्सल्य मूल प्रवृत्ति होगी ना, तो पुत्र कामना की भावना आपके अंदर जागेगी। कष्ट, कष्ट संवेग, ये संवेग है। कष्ट अगर होगा तो आपके अंदर संवेदना जागेगी। आश्चर्य संवेग होगा तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति जागेगी। कामुकता में काम, आत्महीनता संवेग में विनीत भाव होता है। स्वाभिमान में आत्म प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति होती है। और एकाकीपन संवेग में सामूहिकता, मतलब एकाकीपन मतलब अकेले, तो यहाँ पे सामूहिकता। अधिकार भावना का संग्रह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। अब इतना और बचा, फिर हमारा तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ देखेंगे। एल्डरफर का ERG सिद्धांत, ये भी अप्रेरणा का ही सिद्धांत है दोस्तों। तो एल्डरफर ने अपने सिद्धांत बताया था। एल्डरफर का कौन सा सिद्धांत है? ERG का सिद्धांत है। तो इन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति है ना, उसकी 3 प्रकार की मांगों से प्रेरित होता है। एक होता अस्तित्ववादी मांग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। अस्तित्ववादी मांग, इसके अंतर्गत क्या आएगा? देखो 3 प्रकार की मांगें होती हैं, तो इसके अंतर्गत वही आता है अपना रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। और दूसरी जो इनकी मांग है वो है आपकी संबंध की मांग। क्या? संबंध की मांग होती है। इसमें वही आता मांग सम्मान, मान सम्मान है, मान सम्मान। तीसरी जो इनकी मांग है ना वो है आपकी वृद्धि एवं विकास की मांग, वृद्धि एवं विकास की मांग। तो इसके अंदर वही आएगा कि जो सर्वोच्च बिंदु है आत्मसिद्धिकरण मैस्लो का, उसको प्राप्त करना। तो ये है। अब प्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत ये मॉर्गन एवं मूरे का है। ये याद कर लो आप। अब प्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत किसका? मॉर्गन एवं मूरे का है। तो इस सिद्धांत में क्या है कि अब प्रेरणा का जो स्रोत होता है ये बाहरी वातावरण में मौजूद उद्दीपक नहीं बल्कि हमारा शरीर ही है, ये बताते हैं। क्योंकि शरीर रचना सिद्धांत है तो जो अप्रेरणा है ना ये बाहरी वातावरण से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही कुछ तत्व होते हैं, उनसे व्यक्ति अप्रेरित होता है। जैसे अगर भूख प्रेरक है तो यह शरीर को महसूस होती है ना, है? तो यही मॉर्गन एवं मूरे मानते थे कि जो ग्रंथियां हैं वो संदेश भेजती हैं और हमारी इंद्रियों से अप्रेरणा पैदा होती है और फिर हम उसको पाने के लिए मचल जाते हैं। कोई चीज होती है तो ये शरीर रचना का सिद्धांत ये कहता है। अब आगे देखते हैं। अब प्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत ये कोटलेवन का। अब प्रेरणा का प्रोडोद न्यूनता का सिद्धांत ये तो वो क्लार्क हल का है ही। मांग अथवा आवश्यकता का सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो का, बता ही चुके। अब प्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत ये बॉल्स एवं कॉफमैन का। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये सिगमंड फ्राइड का। और मूल प्रवृत्तियों का जनक ये विलियम मैकडूगल का है। यकीन मानो आपका ये जो चैप्टर है जो प्रेरणा खत्म हुआ, ऐसा इतना डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना ही कोई पढ़ाता। अब हमारे पास 3 चैप्टर और बचे। एक है शिक्षक की भूमिका, चौथा, और एक मानवीय मूल्य एवं संवैधानिक मूल्य होगा, और एक होगा दंड एवं पुरस्कार। तो अब आपका ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अब थोड़ी सी क्लास और बची है, देखते रहिए। इसको भी जल्दी जल्दी हम खत्म कर देते हैं, दंड एवं पुरस्कार। बस यहाँ तक है, इसके बाद कुछ नहीं, और आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ओके, चलो हम चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। ये नहीं, ये वाला अध्यापक की भूमिका को। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि जो शिक्षक की भूमिका वो बेसिकली 5 तरीके की बताई गई है। ये बताइए NCF 2005 में। NCF बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है। तो जो 5 टाइप बताई ये हैं, आप देख लीजिए। शिक्षक कौन है? एक तो सुविधा प्रदाता, मतलब बच्चों को सुविधा प्रदान करेगा। एक अनुश्रवणकर्ता, मतलब सुनकर लिखना है। तो शिक्षक की जैसा बोलता है वैसा बच्चे सुनकर उसको लिखते हैं। एक होता है नेतृत्वकर्ता, तो शिक्षक को नेतृत्व करता बताया बच्चों का। और मार्गदर्शक, बच्चों को राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। और लास्ट जो ये परामर्शदाता, मतलब बच्चों को कोई समस्या आ जाए तो उनको परामर्श देने का। तो NCF ये 5 प्रकार के शिक्षक की भूमिका बताता है, याद कर लो। सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। और बहुत से टीचर होते हैं ना, वो सुविधा प्रदाता हेडिंग डाल के इसके अंदर बहुत बड़ा 1-2 पेज का लिखा देते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि NCF के अनुसार शिक्षक के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार। सॉरी, शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार से है? तो 5 प्रकार से। अब ये एज इट इज याद कर लो। और देखो हिंदी में तो ये अलग अलग 5 नाम है, लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए सिर्फ एक कॉमन नाम है, वो है फैसिलिटेटर। मतलब फैसिलिटेटर है जो है, ये गलत लिखा। और अकॉर्डिंग टू NCF 2005 शिक्षक की 5 भूमिकाएं बताई गई हैं, याद कर लेना है। आगे देखते हैं। शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी होती है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है। तो ये किसने कहा है? ये APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है। मैं लिखना भूल गया था, या लिखा नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? APJ अब्दुल कलाम जी। इनको भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। और इसके साथ साथ ये ना है अबुल पाकुर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन है, कभी बाद में सुनाएंगे, क्योंकि किस तरीके से ये साउथ इंडिया से आते थे, अखबार बेचते थे और कहाँ तक पहुँचे। भारत देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इतना याद कर लो। अब्दुल कलाम की ये डेफिनेशन है कि सीढ़ी जैसी होती है शिक्षक की भूमिका। लोग तो जीवन की ऊंचाइयों को छू जाएंगे, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहेगी। एक कोठारी आयोग है जिसका गठन 1964 में हुआ था। तो कोठारी आयोग कहता है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों से बड़ी भूमिका किसी की नहीं हो सकती। ये कोठारी आयोग का वक्तव्य है। आगे देखो, शिक्षकों के प्रकार कितने? 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 कन्फर्म आएगा। कन्फर्म देखो, पहला शिक्षक का प्रकार है तानाशाही, सत्तावादी या निरंकुश शिक्षक। ये वो शिक्षक हैं जो कूट कूट के हमें मारते थे और पीटते थे, और अपन को तो बहुत ज़्यादा पढ़ाने लिखाना मतलब नहीं आता है, तो बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। घर की समस्या, देखो हम ये नहीं कहते पढ़ाने लिखाना नहीं आएगा, किसी समस्या, घर पे कोई समस्या हो गई, बच्चों पे आके
प्रैक्टिसन निकाल दी। तो ये ऐसे शिक्षक हैं, तानाशाह होते हैं, ये सत्तावादी होते हैं, निरंकुश होते हैं। ये समझते हैं कि हमारे हमसे ऊपर कोई आई नहीं, हम शिक्षक हैं तो हमारे ऊपर अधिकार है कि जो 30 बच्चे बैठे हैं ना, ये हमारे एक तरीके से नौकर हैं, मारें पीटें कुछ भी कहें, ऐसा होता है। ये ऐसे होते हैं। इस प्रकार के शिक्षक में विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति या समानुभूति नहीं होती है तथा कक्षा में सिर्फ शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, जैसा वो चाहेगा वही चलेगा। दूसरा होता प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक अथवा बाल केंद्रित शिक्षक। तो ऐसे शिक्षक विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान एवं क्षमता को वरीयता देते हुए लोकतांत्रिक माहौल बनाता है और उसमें शिक्षण कार्य करता है। ऐसे शिक्षक क्या करेंगे कि बालक के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा करेंगे। और जो आजकल के सभी सीटेट देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे बताते हैं, देखो सीटेट वाले बच्चे एक चीज़ याद रखना, एनसीएफ जो होता है ना, एनसीएफ यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस आपको आना चाहिए। अगर एनसीएफ नहीं आता है तो आप सीटेट नहीं निकाल पाओगे। ये सब हम आपको पढ़ा देंगे, एक चार्ट में पूरा एनसीएफ बना देंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी इस पर ही देखते हैं। तो प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक अथवा बाल केंद्रित शिक्षक होते हैं ना, जो विद्यार्थी के अनुसार चलते हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं, बच्चों की रुचियाँ, बच्चों की आवश्यकताएं और बच्चों का पूर्व ज्ञान, बच्चों की क्षमता, इनको वरीयता देते हुए काम करता है, ये वाला शिक्षक। और तीसरा देखो, ये तो हो गया खराब वाला शिक्षक, ये हो गया अच्छा वाला शिक्षक। अब खराब और अच्छे के बीच में क्या होता है, एक इक्वल भी तो होता है, तो ये बीच वाला हो जाएगा क्या, अहस्तक्षेपी शिक्षक। ऐसे शिक्षकों का विद्यार्थी पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता। इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा, इसमें विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता, और इसमें ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। ये अहस्तक्षेपी कहते हैं, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे दूरस्थ शिक्षा होती है ना, दूरस्थ माध्यम से शिक्षा, उसमें ये काम करेगा। ये एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अब। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता, क्यों? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, इसलिए 5 सितंबर याद कर लो। शिक्षक प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक छात्रों में शिक्षा का संचार करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अतः राष्ट्र निर्माण कहलाता है। शिक्षक को क्या कहेंगे? राष्ट्र निर्माता। यहाँ पे निर्माण नहीं, राष्ट्र निर्माता। शिक्षक क्या है? राष्ट्र निर्माता है। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। कोई डीएम होगा ना, तो डीएम का पद भी शिक्षक के सामने छोटा है, क्योंकि डीएम आज कोई बना है, प्रधानमंत्री आज कोई बना है, राष्ट्रपति बना है, वो भी कहीं ना कहीं शिक्षक से पढ़ के ही बने हैं। तो शिक्षक का पद पीएम, राष्ट्रपति और डीएम वगैरह सबसे ऊपर है। आप बहुत जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं, और शिक्षक बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, जैसा आजकल के अधिकतर शिक्षक करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट होंगे तो पढ़ाइए बहुत अच्छे से। शिक्षक की भूमिका में कुछ चुनौतियां, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आगे देख लेते हैं। चलो हम फिर भी देख लेते हैं। शिक्षा का अति व्यवसायीकरण शिक्षक के समक्ष गंभीर समस्या है। जो शिक्षा का अति व्यवसायीकरण हो गया ना, ये शिक्षक के समक्ष गंभीर समस्या। जैसे इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन से पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने के कारण शिक्षक का महत्व कम हो गया। ये बात तो सही है, शिक्षक का महत्व कम हो गया, क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गया, आपका जेमिनी आ गया गूगल का, और ये सब चीज़ें हैं ना, ये एक तरीके से शिक्षक ही हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए वहाँ पे सर्च कर लो। और एक चीज़ याद रखिए, एआई आ गया, एआई का इस्तेमाल अपनी दैनिक लाइफ में करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो आगे पिछड़ जाएंगे। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, ये पहला सुविधा प्रदाता। फिर क्या आएगा? नेतृत्व करता आएगा, यहाँ पे नेतृत्व करता। फिर इस तरीके से एक मार्गदर्शक आएगा। तो 5 तरीके से चलेंगे। और ये देख रहे हैं, एक ये अनुसरण करता है, ये परामर्शदाता। तो शिक्षक की 5 प्रकार की भूमिका। वैसे ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सुविधा प्रदाता के रूप में क्या करता है? शिक्षक त्रुटि एवं अभ्यास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ से ज़्यादा इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं, एक आएगा, वो भी उधर बता चुके, फिर भी पढ़ा देते हैं। तो त्रुटि एवं अभ्यास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है। आप सब लोग कमेंट में बताओ, त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत जो है, ये नियम किसने दिया था? किसने दिया था? मैं 4 आपको ऑप्शन भी देता हूँ। पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलबर्ग। किसने दिया था? कोहलर नहीं बताया मैंने, कोहलबर्ग बताया। कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है। तो सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक कैसे करेगा? त्रुटि एवं अभ्यास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करेगा। जैसे देखो मैं बताऊँ, शिक्षक जानता है कि अधिगम के शुरुआत में सभी त्रुटियां करते हैं। सही बात है, सभी लोग त्रुटियां करते हैं, इसलिए वह अपने विद्यार्थियों से संपूर्णता की उम्मीद ना करते हुए त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा देता, अतः वह सुविधा प्रदाता। सही बात है। भ्रम दूर करने की सुविधा देता, समूह वार्तालाप की सुविधा देता, उचित शिक्षण विधियों के चयन की सुविधा देगा। शिक्षक छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति रखे एवं छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षण कार्य करे। तो ये सब चीजें हो गई। आगे देखो, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। नेतृत्वकर्ता क्या हुआ कि वही आगे आगे लीडर चलता, पीछे पीछे उसके पीछे जनता चलती है। जैसे जब आपका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, समन्वय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, तो आगे गांधी जी चले थे, पीछे पूरी जनता चली थी। तो वही नेतृत्व होता है, लीडरशिप। तो एनसीएफ 2005 शिक्षक को बच्चों का मुखिया या नेतृत्वकर्ता मानता है। इस भाग में हम कुछ बिंदुओं के सारे जानेंगे कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसा होना चाहिए।
बच्चों का मुखिया होना चाहिए शिक्षक, ठीक है। असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। पहल करने वाला होना चाहिए, सलाह देने वाला होना चाहिए, राह दिखाने वाला होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, सभी बच्चों की राय सुनने वाला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम एनसीएम में पढ़ते हैं, सीटेट में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें सीटेट में पढ़ाएंगे। और अगर ये चीज़ें सीटेट में नहीं पढ़ोगे तो यकीन मानो सीटेट पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे देखो, एक ये डेफिनेशन है रोवर के अनुसार कि अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना व अनुकरणीय होना ही नेतृत्व है। नेतृत्व क्या? अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना व अनुकरणीय होना ही नेतृत्व है। एक नेता के अपने सदस्यों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए, निष्पक्ष संबंध। शिक्षक को होना चाहिए कैसा? प्रजातांत्रिक व सहयोगी। अब तीसरी विशेषता पढ़ लेते हैं शिक्षक की, जो बताई गई है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में है। सदियों से शिक्षकों को इस देश में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, क्योंकि शिक्षकों को आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शक माना गया। प्रमुख बुद्धि देखो, पहलकर्ता, मार्ग का ज्ञाता, विद्यार्थी का अगुआ और अनुभवी होना चाहिए, ये होता है शिक्षक बस। तो इसमें ज़्यादातर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं, मैंने बताया ना, एक आएगा मुश्किल से, वो आगे से आ जाएगा। और अब प्रेरणा से टॉपिक इस सेक्शन में ज़्यादा आएंगे, और जीवन कौशल से 2 क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले चैप्टर से, और अब प्रेरणा से आएंगे, और दंड और पुरस्कार से आएगा 1-2, और 1-2 संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य से आएंगे, यहाँ से एक आएगा बस। वह परामर्श व निर्देशन भी करता है विद्यार्थियों का, है, ताकि विद्यार्थी जीवन में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। अब निर्देशन क्या होता है? देखो, निर्देशन कई तरीके का होता है। शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, आर्थिक निर्देशन, ये वही है परामर्श और निर्देशन, वो आगे देखेंगे हमें दूसरे जो सीडीपी पढ़ाएंगे उसमें परामर्श और निर्देशन, सीडीपी में नहीं, ये आपका टॉपिक है शिक्षण कौशल में परामर्श एवं निर्देशन, वहाँ पे देखेंगे। निर्देशन की 2 विधियाँ कौन सी? एक है वैयक्तिक संपर्क विधि, एक है व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने की सामूहिक विधि। तो ये निर्देशन की 2 विधियाँ हैं। अब देखो चौथे नंबर पे आ गए हम, शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। तो अनुश्रवणकर्ता क्या? शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द को उसी रूप में उच्चारण करना, जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही हम उच्चारित करेंगे बच्चे, तो ये अनुश्रवणकर्ता होता है। ये अनुश्रवणकर्ता है ना, अनु उपसर्ग श्र धातु है, और इसमें लुट प्रत्यय है शायद, देखते हैं। शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पाठ्य सामग्री को उच्चारित करता ही है भाई। शिक्षण कार्य करेगा तो जो पढ़ा रहा वो उच्चारित करेगा, और छात्रों को भी दोहराने को कहता, बिल्कुल दोहराने को कहता, क्योंकि जितना ज़्यादा दोहराएंगे उतना अच्छे से याद होगा। और आगे देखते हैं। अतः अनुश्रवणकर्ता की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। ओके, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को उचित सलाह देना ही परामर्श है। परामर्श की डेफिनेशन याद करो आप यहाँ से। परामर्श क्या? जैसे ये शिक्षण कौशल में आएगा ये चैप्टर। एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी व्यक्ति द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को उचित सलाह देना ही परामर्श है। परामर्श मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक सामूहिक परामर्श और एक व्यक्तिगत परामर्श। तो सामूहिक परामर्श में एक साथ कई लोगों को परामर्श दिया जाता है, जैसे किसी पूरी कक्षा को परामर्श देना, जबकि व्यक्तिगत परामर्श में किसी एक व्यक्ति अथवा एक छात्र को परामर्श दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा शिक्षक की भूमिका वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर पे आ चुके हैं, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। यहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म में आना जरूर आएंगे। संवैधानिक मूल्य क्या है? भारतीय संविधान के वे आदर्श मूल्य जो संविधान में निहित है, संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं। मूल्य क्या होता है? वैल्यू वैल्यू मतलब ऐसी चीजें जो अच्छी हैं, नैतिकता, सदाचारी, ईमानदारी है, ये सब मूल्य होते हैं। नैतिकता है, सदाचारी है, ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, कर्मठता है, ये सब चीज़ें। और झूठ नहीं बोलते हो, किसी से जलन भाव नहीं रखते हो, आप देश ईर्ष्या नहीं करते हो, इसके साथ साथ हिंसा नहीं करते हो, ये सभी मूल्य होते हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख संवैधानिक, अभी हम संवैधानिक मूल्य की बात कर रहे हैं जो संविधान में निहित हैं। तो संवैधानिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता। तो देखो स्वतंत्रता तो हर किसी का हक है ना। अगर आप बताओ पहले व्यक्तियों को गुलाम रखा जाता था, आज की डेट में गुलाम रखो तो कितना बुरा लगेगा। तो स्वतंत्रता है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, संविधान ने हमें दी है। बाकी जब आप कोई गलत काम करोगे तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो आपका ये जो अधिकार है स्वतंत्र रहने का ये छिन जाता है आपसे, फिर आप एक तरीके से जेल में बंद हो जाते हो। तो आप कह सकते हो कि आप स्वतंत्र नहीं हो वहाँ पर। हैं आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता मतलब सभी लोग इक्वल हैं। बंधुत्व, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सबके साथ एक समान सा व्यवहार। सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, ये सब क्या है? संवैधानिक मूल्य है। संवैधानिक मूल्य वे मूल्य हैं या आदर्श हैं जिनके द्वारा देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है तथा संवैधानिक मूल्यों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता जैसे तत्वों का विश्लेषण करके मानवता की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना एवं उसके मूल। तो संविधान की प्रस्तावना है ना, ये इसे प्रियम्बल बोलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है।
भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यह संविधान जनता के द्वारा व जनता के लिए निर्मित किया गया। संविधान क्या? जनता के द्वारा जनता के लिए निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है पता है आपको? नहीं पता तो देखिए, कोई राष्ट्र बिना किसी दूसरे राज्य या दूसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप के बिना अपनी आंतरिक व विदेश नीति तय कर सके। हस्तक्षेप के बिना, यहाँ पे बिना भी लिखो क्योंकि ऐसे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे भारत है ना, तो भारत पे मान लेते हैं कि कोई देश है, उस पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है, वो अपना दबाव नहीं बनाता, तो ये संप्रभुता कहलाती है। स्वतंत्रता क्या होती है? कोई देश या राज्य पूर्णतः स्वतंत्र रहते हुए बिना किसी के दबाव में आकर अपने फैसले ले सके, यही स्वतंत्रता। मतलब कोई दूसरा राज्य या दूसरा देश उस पर अपनी चीजें ना थोपे हैं। बाकी स्वतंत्रता तो पता ही है, भारत को अंग्रेजों से मिली है, यही होती है स्वतंत्रता। समानता देखते हैं क्या? समाज के सभी लोगों के पास समान अधिकार, समान अवसर, समान प्रतिष्ठा, यानी मतलब कोई भेदभाव ना हो, तो यही समानता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलर, ये क्या होता? कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये धर्मनिरपेक्षता कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। अब नोट देखो, दुनिया का प्रत्येक संविधान कुछ आदर्शों एवं मूल्यों पर टिका होता है, इसे ही संवैधानिक मूल्य कहते हैं। सही बात है, हर एक संविधान में कुछ आदर्श होंगे, कुछ नैतिक मूल्य होंगे, तो ये जो आदर्श एवं मूल्यों पर टिका है, इन्हें हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। अब हम मानवीय मूल्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे स्वतंत्रता के आर्टिकल में, समानता के आर्टिकल में, वो यहीं पे पढ़नी होती हैं, लेकिन वो हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। ऐसा दो बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा पढ़ना होता है, एक पेज करीब आर्टिकल कुछ जरूरी होते हैं, 18, 19, 20 के आसपास वो जरूरी होते हैं, तो हम वो आपको पॉलिटी में तो पढ़ाएंगे। अब मानवीय मूल्य देख लेते हैं। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य है ना चैप्टर का नाम, तो संवैधानिक मूल्य हो गया, मानवीय मूल्य चल रहे हैं। वे मानवीय गुण जो मानव के व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्रतिबिंबित करते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात ये क्लास कंप्लीट कर लो, जैसे भी चल रही, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम बहुत तेज चिल्लाएं तब हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं, नहीं। जो इम्प्रेसिव बात होती है, जिसकी बात में दम होता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। चिल्लाता कौन है? जो झूठ बोलता है, या जिसकी बात में दम नहीं है, जिसके व्यक्तित्व में कोई दम नहीं है, तो वो चिल्ला के दिखाएगा सबको। हम आराम से पढ़ाते हैं और आराम से पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं और पढ़ रहे, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे। मानवीय मूल्य क्या है मैंने बताया, दोबारा बताते हैं। वे मानवीय गुण जो मानव के व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्रतिबिंबित करते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। मानवीय मूल्य वे मानवीय मानदंड हैं अथवा लक्ष्य या आदर्श हैं, जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों व विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ भी नहीं समझ में आया, यहाँ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरी परिभाषा भी हमने ली है। देखो, एक महोदय अर्बन, ये क्या कहते हैं? मूल्य वह हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। मूल्य के बारे में हमने पहले ही बताया था, क्या कि सच्चाई और कर्तव्य परायणता और झूठ वगैरह ना बोलना, अहिंसा से जीना, हिंसा वगैरह ना करना, यही मूल्य होते हैं। तो मूल्य वह हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो ये किसका कथन है? अर्बन का। मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं, ये ओटावे का कथन है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य अंग्रेजी भाषा के वैल्यू का हिंदी रूपांतरण है। सही बात है, मतलब वैल्यू शब्द को हिंदी में ही तो मूल्य कहते हैं। ओके, यह वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वैलियर से आया है, जिसका अर्थ होता है उपयोगिता। तो ये याद करो कि वैल्यू शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है? उपयोगिता होता है। मूल्यों के 3 आयाम बताए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। जैविक मूल्य वे होते हैं जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ने हेतु होते हैं। सामाजिक मूल्य संपत्ति, प्रेम, न्याय, सुरक्षा आदि, ये सब सामाजिक मूल्य होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य क्या है? सत्य, सुंदरता, पवित्रता आदि आध्यात्मिक मूल्य है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि हमारी वीडियो भी बड़ी हो रही। यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय परंपरा में मूल्यों को क्या कहा गया? पुरुषार्थ। भारतीय परंपरा में मूल्यों को क्या कहा गया? पुरुषार्थ कहा गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी में कुल 83 मूल्य माने गए हैं। कितने मूल्यों की बात? 83। देखो, वो पीछे 85 वगैरह पढ़ रहे थे, 80, 85 वो अलग चीजें थी। यहाँ पे मूल्यों की बात है, तो एनसीईआरटी में कुल कितने? 83 मूल्य माने गए हैं। और भारतीय दर्शन के अनुसार 4 मूल्य माने गए, आपने पढ़ा भी होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों की संख्या कितनी? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये देखो, व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्प्रेंजर ने किया था। व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण स्प्रेंजर ने, जिसमें उन्होंने 6 मूल्यों के बारे में बताया था। कितने मूल्य? 6। देखो, राजनीतिक मूल्य राजनेता में पाए जाएंगे, सामाजिक मूल्य समाज सेवी में, आर्थिक मूल्य बिजनेसमैन में, और कलात्मक मूल्य कवि अथवा चित्रकार में, धार्मिक मूल्य साधु संत फकीर पादरी इनमें, सैद्धांतिक मूल्य ये आदर्शवादी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। किसमें? आदर्शवादी
व्यक्तियों में लिख देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने 4 सैद्धांतिक मूल माने, इधर कुल मूल्य 83 है लेकिन सैद्धांतिक मूल्य 4 है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना है, क्योंकि जो चीजें देखते ही पता चल जाए यहाँ से आएगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ये आप याद कर लो, एनसीईआरटी ने 4 जो सैद्धांतिक मूल माने हैं वो हैं श्रम, सफाई एवं सच्चाई, समानता एवं सहयोग और बंधुत्व एवं भाईचारा। ये इंपॉर्टेंट। देखो एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन निकलने होते तो वो एक यहाँ से निकल सकता या ऐसे आ सकता कि किसने मूल्य आधारित वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का, तो स्प्रेंजर ने किया। एनसीईआरटी ने कितने माने, ये आ सकता। भारतीय परंपरा में मूल्यों क्या पुरुषार्थ कहा गया। यहाँ से ज़्यादा नहीं आते, ऐसे जो ये लिखे होते लंबे लंबे, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों से आते हैं जो बच्चे सोच भी नहीं पाते। अब हम कुछ मानवीय मूल्य देख लेते हैं। देखो उधर हमने संवैधानिक मूल्य देखे, अब मानवीय मूल्य में क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य क्या है? सत्य मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा झूठ वगैरह मत बोलना। सत्य तो आप सब लोग जानते ही हो ना। बाकी ये जवाबदेही, वही अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी काम कर रहे, कुछ भी कर रहे हो तो देखो जिम्मेदारी से जवाब दो। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके काम में। निंदा नहीं करनी है। ये निंदा कैसे हो गया? मानवीय मूल्य निंदा तो नहीं हो सकता, निंदा ना करना इस तरीके से। अहिंसा, हाँ अहिंसा का मतलब होता हिंसा नहीं करना। परोपकार, मानवता है, मानवता दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटी। विनम्रता, ईमानदारी, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें वगैरह इकट्ठी ना करना, ये सब होता है। चलो मूल्यों के स्रोत देखते हैं। मूल्यों के स्रोत क्या है? सोर्सेस ऑफ वैल्यू। तो मूल्य बच्चों को माता पिता से मिलते हैं या विद्यालय से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, धर्म से मिलते हैं, व्यवसाय से मिलते हैं। यही मूल्य होते हैं। माता पिता सिखाते हैं बच्चों को अच्छी बातें, ये माता पिता दे रहे। विद्यालय में भी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं तो विद्यालय हो गया स्रोत। समाज से तो बहुत चीज़ें मिलती हैं, धर्म से भी मिलती हैं, क्योंकि हर किसी का धर्म अपना अपना कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है। और ये है मूल्य समाजीकरण द्वारा सीखे जाते हैं। कैसे? समाजीकरण द्वारा, सोशलिज्म द्वारा। अब मूल्यों की कुछ विशेषता होती हैं, उनको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। तो देखो मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ये सब जगह पाए जाते हैं। मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं। मूल्य समाज द्वारा निर्मित होते हैं, इसका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं। मूर्त होता है, देखो जो चीज़ें दिखाई दे जा रही हैं। अभी ये किताब दिख रही है तो ये मूर्त है? अब देखो इस किताब में मान लो कुछ एक अच्छी बात लिखी तो वो हम महसूस कर पा रहे हैं, मान लो कुछ भी लिखा तो वो मूर्त नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा गागर में सागर है, तो गागर में सागर, तो एक गागर में सागर भर जाएगा? नहीं भरेगा, तो ये मूर्त ही नहीं। वैसे भी ये नहीं दिख रहा तो ये अमूर्त कहा जाएगा। तो समाज जो होते हैं ये कोई मूर्त नहीं होते, अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते मूल। और मूल्य एक आदर्श व्यवस्था। मूल्य क्या? मूल्य एक आदर्श व्यवस्था। देखो अब ज़्यादा नहीं बचा, यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके छोटे छोटे 2 चैप्टर और एक और बचेगा, सिर्फ दंड और पुरस्कार, बस खत्म आपका ये जीवन कौशल है। भारतीय दृष्टिकोण में मूल्यों के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार। कौन? लौकिक मूल्य और अलौकिक मूल्य। ये वही है, देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मूल्य है ना भारतीय दृष्टिकोण में। इन 4 मूल्यों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक लौकिक मतलब इस लोक के, इस धरती के, पृथ्वी के, तो ये क्या? धर्म, अर्थ, काम, ये 3 तो लौकिक है। और अलौकिक मतलब जो लोक से परे हो, मतलब दूसरे लोग, जो कुछ भी समझो, तो यहाँ का ये मोक्ष, मतलब ये अंतिम उद्देश्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया, बिल्कुल किया गया। और देखो नैतिक मूल्यों का थैला, तो थैला की संज्ञा किसको दिया गया? भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान क्या है? नैतिक मूल्यों का थैला। नैतिक मूल्यों का थैला मतलब भारतीय संविधान में बहुत सारे मूल्य शामिल हैं। ये चीज़, बच्चों में मूल्यों का विकास सबसे पहले अपने माता पिता परिवार से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संस्कृति का सबसे मुख्य मानवीय मूल्य क्या? विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वही है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी है ना, ये हमारे घर की तरह है, कुटुंब की तरीके से। अब हम लास्ट चैप्टर और जल्दी से करते हैं और आपकी जो जीवन कौशल है 10 नंबर की टेंशन खत्म। इसके बाद हम महामैराथन CDP की लाएंगे। किसकी? CDP की, जिसमें 6 चैप्टर हैं सिर्फ। व्यापक विभिन्नता, अधगम के लिए वातावरण का निर्माण, और एक है अधगम सीखने की आवश्यकता की पहचान, और एक है अधगम वाला चैप्टर जिसमें सभी सिद्धांत वगैरह आएंगे हैं, पावलव, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक वगैरह, और एक है दिव्यांगजन व्यवस्था हेतु, और एक और शायद वो याद नहीं आ रहा है। इस तरीके से चलो हम देख लेंगे। लास्ट चैप्टर इसमें क्या है? दंड एवं पुरस्कार। आप एज ए टीचर जब जाओगे तो दंड भी दोगे बच्चों को, पुरस्कार भी दोगे, दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। तो उन्हीं के बारे में डिफाइन किया गया कैसे क्या करना है। तो रायवन महोदय कहते हैं पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। क्या? पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। बिल्कुल सही। और हर लोग क्या कहते हैं? पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हर लोग क्या कहते हैं? पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। अब पुरस्कार होता क्या है? पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है।
पुरस्कार से सुख व गौरव की अनुभूति होती है। सुख, आनंद, गौरव इनकी अनुभूति होती है। सही बात है। तो पुरस्कार के प्रकार देख लें। तो पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता मूर्त, एक होता अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, सॉरी, ये मूर्त मतलब जो दिखाई देता और अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त को हम भौतिक भी बोलेंगे, भौतिक। अमूर्त को हम आध्यात्मिक और सामाजिक पुरस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, मूर्त अमूर्त याद करो। मूर्त अमूर्त, और मूर्त की तरफ जो है आपका अभौतिक हो जाएगा, अमूर्त की तरफ आपका सामाजिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं पुरस्कार स्वरूप, जैसे मेडल मिला किसी को कप मिला, किसी को शील्ड मिला, किसी को ये प्रमाण पत्र मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये सब पुरस्कार कैसे, ये मूर्त पुरस्कार है। अब अमूर्त पुरस्कार देखो, किसी ने प्रशंसा करी, जैसे डीएम ने किसी विद्यालय के बालक की प्रशंसा करी, तो ये भी पुरस्कार है ना। तो ये प्रशंसा, उत्साह बढ़ाना, पदोन्नति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन हो जाना है, ये होता है पदोन्नति। और सम्मान सूचक उपाधि, सम्मान सूचक उपाधि समझ रहे हो क्या होता है? जैसे किसी को दे दो, जैसे मतलब महात्मा गांधी जी है ना, उन्होंने श्रीराज गोपालाचारी थे, चले उन्हें नहीं, सबसे पहले अच्छा ये है कि जैसे बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो ये भी एक तरीके से पुरस्कार है, उपाधि देना। तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि, चलो ठीक है, तो ये भी पुरस्कार की श्रेणी में आएगा, ये इधर आएगा। अब यहाँ से देखो, वांछित व्यवहार प्राप्त करने का साधन क्या है? वांछित व्यवहार मतलब जो व्यवहार आप चाहते हो, ये कैसे करेगा बच्चा? या तो दंड देंगे हम उसको, या पुरस्कार देंगे, ये दोनों ही चीजें होती हैं। ऐसा मत समझना दंड बहुत नकारात्मक है, नहीं। दंड एक लिमिटेड, अगर क्वांटिटी में थोड़ा सा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। दंड मतलब ये नहीं कि पीट डालो बच्चे को, नहीं, थोड़ा सा डांट दो, थोड़ा सा झपट दो, क्योंकि दंड नहीं दोगे तो बालक को ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, वो गलत चीज़ें करता रहेगा, तो बालक को समझाना जरूरी है, ये दंड स्वरूप आएगा। भौतिक पुरस्कार क्या होते हैं? पुस्तकें, मेडल, कप, यहाँ पे शील्ड जोड़ लो, शील्ड हो गया, ठीक है, प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीज़ें। पुरस्कार सुख व आनंद की, पुरस्कार से सुख व आनंद की अनुभूति होती है? मतलब पुरस्कार सुख व आनंद की अनुभूति कराते हैं। अब देखो ज़्यादा नहीं है, इतना ही है और आपका खत्म हो जाएगा ये, बस 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा समझ दीजिए। एलिजाबेथ बैरेट क्या कहते हैं? किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब पुरस्कार से लाभ क्या होते हैं? पुरस्कार मिल जाने से छात्र और अधिक उत्साह एवं रुचि से पढ़ता है, सही बात है। विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सही बात है। पुरस्कार एक प्रेरक के रूप में छात्रों को क्रियाशील बनाए रखता है, मतलब छात्रों को क्रियाशील, छात्र कुछ ना कुछ करते रहें, ये है। देखो पुरस्कार से हानियां भी होती हैं कुछ, जैसे छात्र पुरस्कार पाने हेतु अवांछित तरीकों का सहारा लेते हैं कि हमें पुरस्कार मिल जाए, तो वो गलत तरीका अपना लेते हैं। दुश्मनी या ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है पुरस्कार से, जैसे किसी बच्चे को पुरस्कार मिल गया तो दूसरे बच्चे को दुश्मनी हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। जिन्हें पुरस्कार नहीं मिलता उनके अंदर निराशा की भावना पैदा हो जाती है, ये बात भी सही है। जिस बच्चे को पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वो निराश हो जाएगा, है। पुरस्कार और दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं होते, ऐसा BF स्किनर मानते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसके अनुसार? पुरस्कार और दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, तो ये BF स्किनर के अनुसार। बाकी स्किनर का तो पता ही है आपको, क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का ही है। स्किनर बॉक्स था जिसमें चूहे और कबूतर वगैरह बंद थे, वो प्रयोग किया था। तो पुरस्कार और दंड किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं होते, ऐसा स्किनर मानते हैं। अब देखो पुरस्कार देते समय कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करो। कैसा अमूर्त? जैसे प्रशंसा है और उत्साहवर्धन, ठीक है, ये चीजें। पुरस्कार में बड़ी धनराशि या बड़ा पुरस्कार ना दें। देखो पुरस्कार में कोई बहुत बड़ा धनराशि या बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। 1 लाख रुपया किसी बच्चे को दे दो तो ऐसा सही है? नहीं है ना सही। तो बड़ी धनराशि नहीं, छोटी सी 100, 200, 500, बस ज्यादा से ज्यादा। पुरस्कार के रूप में सबसे अच्छा प्रशंसा को अपनाए। देखो प्रशंसा जो है ना, किसी बच्चे की प्रशंसा करना, तो ये सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि ये अमूर्त है। छोटी छोटी बातों पर बस जल्दी जल्दी पुरस्कार ना दें, तो फिर इससे पुरस्कार की महत्ता खत्म हो जाएगी। बार बार जल्दी जल्दी पुरस्कार दोगे, नेक सी बातों पर दोगे, तो बालक कहेंगे अरे, फिर पुरस्कार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और पुरस्कार देने में निष्पक्ष रहें, मतलब किसी भी बालक को देना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो पक्षपातपूर्ण रवैया चलता है, स्कूल में भी कोई टीचर देता तो वो अपने बच्चे को ही देता जो उससे कोचिंग पढ़ता है। तो निष्पक्ष रहना चाहिए, बाकी ये नियम है, लेकिन रहते बहुत कम लोग हैं। पुरस्कार में दैनिक जीवन से जुड़ी चीजें व पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं देने का प्रयास करें, जैसे बुक हो गई, नोटबुक हो गई, चार्ट, ग्लोब हो गया। ग्लोब कितना अच्छा पुरस्कार है, दो किसी बच्चे को कितना खुश होगा, ये चीज़ें। अब हम दंड को पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, बस इतना। और बच्चा थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेंगे। दंड क्या? दंड मतलब पनिश करना, किसी को पनिशमेंट देना, वही दंड होता।
दंड भी देखो अच्छा है और दंड बुरा भी है। ये नहीं कि दंड के रूप में किसी को मारते मारते मार डालो, ऐसा कुछ नहीं है। दंड थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, लिटिल अमाउंट में देना चाहिए। इससे देखो वातावरण अच्छा रहता है विद्यालय में, कक्षा में भी अच्छा रहता है। अगर आप दंड वगैरह करोगे ही नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी, फिर बच्चे शोर मचाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ें। दंड से क्या, किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान या व्यवस्था ही दंड है। तो कुछ परिभाषा देखते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। हर लोग क्या कहते हैं, अवांछनीय व्यवहार को दुखद साचर्य से जोड़ना ही दंड है। मतलब जो अवांछनीय व्यवहार है उसको दुखद साचर्य से जोड़ दिया, और पुरस्कार को सुखद साचर्य से जोड़ रहे थे, जबकि दंड को दुखद साचर्य से। दंड एक निषेधात्मक यानी नकारात्मक प्रेरणा है, जिसका उद्देश्य किसी कार्य विशेष के प्रति निषेध उत्पन्न करना। मतलब कोई कार्य है उसके प्रति निषेध, मतलब ऐसा कार्य नहीं करना। जैसे बालक है ना, मिट्टी खा लेता तो थोड़ी सी पिटाई लगानी चाहिए है, तो फिर वो नहीं खाएगा। अब ऐसा तो है नहीं, कुछ हम कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे तो मिट्टी खाएगा वो बालक है। गाली देना सीख गया तो देखो पिटाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जब बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था, थोड़ा बहुत दंड मिलता था तो बालक अच्छे से पढ़ते हुए थे। आज की डेट में पढ़ाई का तो देखो सत्यानाश हो गया। दंड से भय उत्पन्न किया जाता, क्या भय मतलब डर, अर्थात दंड से दुख की अनुभूति भी होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात है क्या, दुख की अनुभूति तो होगी दंड से। थॉमसन क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट है, दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। समझ रहे हो, ऐसा साधन है दंड जो अवांछित कार्य के साथ, जैसे कोई गलत कार्य किया तो उसके साथ दुखद भावना के साथ को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। दंड देने के कुछ 4 सिद्धांत भी हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड 4 प्रकार का होता है, जैसे सुधारात्मक सिद्धांत, तो दंड सुधार के लिए देना चाहिए। इसमें कैसा सुधार के लिए। एक होता है परिणाम बोधक सिद्धांत, यानी संभावित परिणाम का डर दिखाकर ही बच्चे को सही कर दो, यही दंड। जैसे बच्चे से कह दो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो बेइज्जती होगी, तो ये संभावित परिणाम का डर ही तो दिखाया जा रहा है, ये भी दंड है। एक होता प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ये दंड का ऐसा सिद्धांत है जैसे कोई अवांछनीय व्यवहार है तो उसको रोकने के लिए दंड इसमें दिया जाता है। जैसे कोई गुटखा खा रहा है तो उसको रोक दो, गुटखा मत खा, थोड़ी सी पिटाई लगा दो, ये प्रतिरोधात्मक है। एक होता प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, मतलब बदले की भावना से दंड देना है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो अब दंड दोगे, इसको मराई लगाओगे, लेकिन ये दंड निषिद्ध है। कैसा निषिद्ध, ऐसा नहीं देना चाहिए। बाकी दंड के 4 सिद्धांत है, ये नहीं देना चाहिए। अब इतना और बचेगा और हमारा जीवन कौशल खत्म हो जाएगा। दंड के निम्नलिखित प्रकार, दंड के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे सामाजिक दंड, कक्षा में बच्चे को अकेले कोने में बैठा दो तो ये सामाजिक दंड है। आर्थिक दंड, जैसे कोई बालक देरी से आ रहा तो उस पर कुछ फाइन लगा दो, फाइन लगाना है तो ये आर्थिक दंड होता है, फिर वो पैसे भरेगा है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, कुछ अदालतें में दंड लगाती हैं, ये आर्थिक दंड कि 6 महीने की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना, तो ये आर्थिक दंड होता है। मानसिक दंड क्या, किसी प्रश्न को 100 बार हल करना, समझ रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति को एक ही पिक्चर हम 100 बार दिखाएं तो ये उसके लिए दंड होगा, आया समझ में। 1 2 3 4 5 बार तो वो मन से देखेगा, फिर वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो ये मानसिक दंड होता। एक होता मनोवैज्ञानिक दंड, जैसे परीक्षा में अंक काट लेना है, कम अंक प्रदान करना, तो ये मनोवैज्ञानिक दंड कहलाता। एक होता शारीरिक दंड, मुर्गा बनाना, बेंच से मारना, पीटना, हाथ ऊपर खड़ी करवा देना, उसके ऊपर बस्ता रखवा देना है, मुर्गा बना के चलवाना, तो ये शारीरिक दंड है। लेकिन ये दंड निषिद्ध है, क्या निषेध है, ये दंड आप नहीं दे सकते। अब एक होता वैधानिक या कानूनी दंड, मतलब दंड के लिए कानून का सहारा लेना। बताओ अब बात पुलिस तक पहुंच गई, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। दंड से कुछ हानियां होती हैं, क्या, जैसे दुश्मनी की संभावना हो जाएगी। देखा भी होगा जो बड़े बड़े टीचर हैं, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, अगर किसी बच्चे को कह दिया, बड़ा बच्चा है मान लो 11 12 का, तो वो समझता लड़कियों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई, अब तुम टीचर मिल। कई जगह पे तो गोली मार दी गई टीचर को, तो ये चीज़ें गलत हैं, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और टीचर को भी सोचना चाहिए, बच्चा बड़ा है तो इस तरीके से नहीं इतनी बेइज्जती करनी चाहिए, उतना लिमिटेड अच्छा लगता है। और दूसरी यानी ये दंड पाकर भी अपराध का ना रुकना। कई बच्चे होते हैं ना, उनको पीटोगे तो हाँ पीटेगा ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेगा, तो ये चीज़। और तीसरा, बालक इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, मतलब दंड के अभ्यस्त हो जाते हैं, बाद में उन पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता, हो जाता। और दंड से ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है, ये दंड से हानियां हैं। अब दंड से कुछ लाभ भी होते हैं, क्या, जैसे कक्षा में अनुशासन बनाने में दंड सहायक होता, अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक होता, ऐसा व्यवहार जो गलत हो। अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख होती है, जैसे एक बच्चे को कूट दो बाकी सब शांत बैठ जाते हैं, ये बता रहा। दंड का वह छात्रों के आचरण में सुधार लाता। ओके, अब यहाँ पे इतना बचा, 1 मिनट और लगेगा। दंड देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती हैं, जैसे दंड गलती के अनुसार हो। ये नहीं कि किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको फांसी थोड़ी नहीं लगा दोगे। जैसे बच्चे से कुछ गलत हो गया तो ऐसा थोड़ी नहीं बच्चे को आप 8 डंडे मारोगे, 10, जितनी गलती उतने दंड। जैसे किसी ने कुछ बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया तो उसको फांसी लगती है, किसी ने उससे छोटा किया, मर्डर किया तो उसको उम्र कैद होगी, तो ये गलती के अनुसार होता है ना दंड।
दंड पक्षपात रहित होकर दिया जाना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड मिलना चाहिए, ये नहीं कि आज किसी ने गलत किया, कल भी पीटा, परसों फिर दिखाई दिया, फिर भी पीट दिया, ऐसे थोड़े नहीं। एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलना चाहिए। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हंस दोगे किसी बालक के सामने तो फिर गलत है, ये गंभीर मुद्रा में रहो। दंड हमेशा बदले की भावना से रहित होकर दें, ऐसा नहीं बदले की भावना में दंड दे रहे हैं। शारीरिक दंड विद्यार्थी को ना दें और दिव्यांग विद्यार्थी को तो बिल्कुल भी ना दें, सही बात है। तो इस तरीके से ये आज आपके 46 पेज खत्म हो गए हैं और अब आपका जीवन कौशल कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, हम जितनी प्रैक्टिस कराएंगे इनकी वो करनी है, और उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम का सहारा लेंगे। और जितने भी पेड बच्चे हो गए उनको तो हम जल्दी ही शुरू करा देंगे। एक नंबर ये है 80 77 33 59 92, इस नंबर पे मैसेज करके आप सुपर टैट और सी टैट के बैच ले सकते हो। अभी सी टैट का बैच नहीं आया, सुपर टैट का आया, वही चलेगा। मात्र 500 रुपये का पेमेंट करना और कंप्लीट सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस क्लास में इतना ही है, बाकी आप सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को हमारी मेहनत के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक चीज़ें सब समझ में आ गई हैं, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। आपका सबका दिन शुभ रहे और आप बहुत अच्छा करते रहें जिस तरीके से कर रहे हैं। धन्यवाद।